प्रेयर्स रिसाइट करेंगे, उसके बाद कुछ डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ साथ बोलिएगा हाथ जोड़ के। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज पहली बार कौन आया है? फर्स्ट टाइम आप आए हैं। सेकंड टाइम? सेकंड टाइम आ रहे हैं आप? फर्स्ट टाइम? कौन सी ईयर में आप? सेकंड ईयर में। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, सेकंड ईयर में। आगे आ जाओ थोड़ा और आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? श्री राम। सुंदर नाम है। कहाँ से हो आप? बालूगांव। ठीक है। पहले भी आए पर आपने वजह से। अच्छा, पहले कौन किसी क्लास में आए थे? तो क्लास में नहीं आए थे, इसी सुबह आए थे। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? हॉस्टल में। तो बेसिकली मुझे, हम लोग इतने दिन से क्लास इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि मैं, जो लोग काफ़ी समय से कनेक्टेड है उनके लिए मैं चैतन्य चैतामृत और भागवतम से डिस्कशन कर रहा था। तो लेकिन अभी सबने रिक्वेस्ट किया कि जो पहले क्लासेस हम कंटिन्यू कर रहे थे तो उसको कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली हम लोग 2 बैचेस में प्रोग्राम करेंगे। संडे इवनिंग्स को, संडे इवनिंग कंफर्टेबल है सबको ना? 4 से लेकर 6 बजे तक हम लोग बेसिक भगवत गीता से कुछ डिस्कशन करेंगे और मे बी सैटरडे इवनिंग्स को हम लोग चर्चा करेंगे भागवतम से। तो जो लोग ऑलरेडी काफ़ी समय से कनेक्टेड हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, है ना, जैसे वैभव प्रभु हो गए, सुदर्शन हो गए, आप लोग इधर तो आ ही सकते, स्वागत है मतलब भगवत गीता डिस्कशन में। लेकिन हम लोग चैतन्य चेतामृत से बेसिकली जैसे हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे हमारे डिस्कशंस, वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना। या तो इधर भागवतम का कोई टॉपिक लेकर के या तो चैतन्य चेतामृत का टॉपिक लेकर के, है ना। तो वो, लेकिन बेसिकली भगवत गीता के टॉपिक्स में आपको जैसे आज का टॉपिक है स्पिरिचुअल एल्गोरिदम, तो बेसिक, बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानने के लिए मिलेगा और उन कॉन्सेप्ट्स का जो एप्लीकेशन होता है वो दूसरे सेशंस में हम डिस्कस करते हैं। तो आज एक टॉपिक मैंने प्रिपेयर किया है ना। टॉपिक है यू आर नॉट एन एक्सीडेंट, है ना। तो, तो बेसिकली है ना, है जो आए थे ना आशीष विद्यार्थी, हाँ। वो ये बोल रहे थे ये बार सब मतलब तुम सब एक्सीडेंट की तरफ से बने। अच्छा, वो ऐसा बोल रहे थे? ओह वेरी गुड। हाँ, एक्चुअली तो ठीक है। तो आज अच्छा डिस्कशन है। टॉपिक क्या है आज का? यू आर नॉट एन एक्सीडेंट, है ना। तो इस पे हम चर्चा करेंगे और ये डिस्कशन कहाँ पे हम लेकर के जाएंगे, तो भगवत गीता के अनुसार स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट समझते हैं? SWOT। स्वॉट मतलब सुना है? स्वॉट, स्वॉट एनालिसिस। शुभम, है ना। स्वॉट सुना है वर्ड? नहीं सुना? दिव्यज्योति, हरे कृष्णा, स्वॉट
स्वॉट एनालिसिस नहीं, किसी ने नहीं सुना? हाँ, स्ट्रेंथ, वीकनेस, SWO अपॉर्चुनिटी एंड T फॉर थ्रेट। किसी भी व्यक्ति के कैरेक्टर को डिफाइन किया जाता है उसके स्वॉट से। उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, लाइफ में उसके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट्स क्या है ना। तो सेशन के बाद में मैं आप लोगों से पूछूंगा आपने क्या सुना है, इसलिए ध्यान से सुनना है, हो सके तो नोट्स बनाना है। ठीक है राम जी, क्या बोल रहा हूँ मैं? सेशन के बाद में है ना आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या सीखा है ना। सेशन के एंड में भी पूछा जाएगा और नेक्स्ट सेशन की बिगनिंग में भी पूछा जाएगा, ताकि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप लोग केवल आ रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और हमारा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो तो प्रिपेयर रहिएगा उसके लिए। ठीक है। तो मैं बता रहा था कि किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी डिफाइन होती है उसके स्वॉट से, उसकी स्ट्रेंथ। हर व्यक्ति की कुछ स्ट्रेंथ्स है, मानते हैं है ना। जैसे वैभव प्रो की एक स्ट्रेंथ है, उनकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है ना, एक स्ट्रेंथ हो सकती है। किसी की स्ट्रेंथ हो सकती है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, किसी की स्ट्रेंथ हो सकती है कि वो गाता बहुत अच्छा है, हो सकता है कि बाकी चीज़ों में वो मतलब बहुत ही बर्बाद हो, लेकिन गाता बहुत अच्छा है। ये क्या है, उसकी एक स्ट्रेंथ है। किसी की स्ट्रेंथ हो सकती है बहुत ऑनेस्ट है, या हो सकता है कि ये उसकी वीकनेस हो सकती है कि वो ऑनेस्ट है। डिपेंड करता है, हर व्यक्ति की हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी उसके स्वॉट से डिफाइन होती है। उसकी स्किल्स, उसके नेचर्स, उसके लाइकिंग्स, उसके डिसलाइकिंग्स, उसके अटैचमेंट्स, उसके एवर्जन्स, ये सब उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। तो जिसको हम अगर सरल शब्दों में बोले तो कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। और हर व्यक्ति को अपना एक स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। उससे क्या आती है, उससे उससे उसके पर्पस को अचीव करने के लिए क्लैरिटी आती है। आपने किया अपना स्वॉट एनालिसिस? कभी नहीं किया? आपने किया है कभी स्वॉट एनालिसिस? हाँ, कभी नहीं किया? कभी खाली बैठ के नहीं सोचते? हाँ, कहाँ गया जेनिल, कहाँ गया? हाँ, बाहर, उसको बाहर ही कर दो। उसको वो लोग, तुमको फोन पे अगर लगे रहना है, क्लास में आने की जरूरत नहीं है। भाई आए क्या करने? 1 घंटे 40 मिनट कुछ बोलूंगा, उसमें भी वो आधा घंटा फोन पे निकाल देगा, तो फायदा क्या आने का? जैसे खाली बैठते हैं तो कभी सोचते, विचार करते प्रज्ञान, यार मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, किन किन चीज़ों से एक्चुअली मुझे खतरा है ना, क्या क्या थ्रेट्स है मेरे लाइफ में, है ना, क्या क्या वीकनेसेस है, किन किन वीकनेस के ऊपर मुझे वर्कआउट करना है। जो पशु वृत्ति के लोग होते हैं, मतलब इग्नोरेंट होते हैं, या बालक बुद्धि कहते हैं जिसको, बालक बुद्धि समझते हैं है ना। वो क्या होते हैं, वो लोग कभी अपना स्वॉट एनालिसिस नहीं करते, तो कभी मतलब अवेयर नहीं होते हैं और अवेयर होना भी नहीं चाहते। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो माइंडफुल होकर के विचार करता है कि क्या क्या मेरी स्ट्रेंथ है और मैं किस दिशा में अपने कैरियर को ओरिएंटेशन दे सकता हूँ, किस दिशा में अपने प्रोफेशन को ओरिएंटेशन दे सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कुछ लोगों की वीकनेस होती है, मेरी पर्सनल एक वीकनेस है कि मैं बहुत, भैया तुम्हें फोन पे बात करनी है तो क्यों आए हो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था क्या? जैसे मेरी एक पर्सनल वीकनेस है कि मैं बहुत लंबे समय, मतलब मैं दूसरे लोगों के साथ बहुत लंबा समय स्पेंड नहीं कर पाता या उनको बहुत टाइम नहीं दे पाता, ये मेरी एक वीकनेस है ना। जैसे कुछ लोगों का मतलब, अगर अगर मेरा कोई करीबी व्यक्ति है तो उसने खाना खाया नहीं खाया, सोया उठा, कब क्या किया, वो उतना मैं ध्यान नहीं दे पाता हूँ, मैं नहीं दे पाता, मेरे नेचर के अगेंस्ट में है। लेकिन कुछ लोगों का ये कुछ लोगों के लिए क्या होता है, एक स्ट्रेंथ होता है कि वो लोग बहुत केयरफुल होते हैं दूसरों की नीड्स के प्रति। तो ये सब क्या, यानी ये मेरी वीकनेस है, इसके ऊपर मुझे वर्कआउट करना है। और कुछ लोगों की ये स्ट्रेंथ होती है, तो वो बहुत अच्छे केयर टेकर बन पाते हैं, दूसरों को केयर दे पाते हैं। कुछ लोगों का स्ट्रेंथ होता है कि वो पढ़ते हैं, उनको समझ आ जाता है ना। कुछ लोगों की वीकनेस होती है कि
4 बार भी पढ़ते हैं तो घुसता नहीं है। इसका मतलब है कि अगर उन्होंने अपने स्ट्रेंथ का एनालिसिस किया तो वो क्या कर सकते हैं, उस स्ट्रेंथ का एनालिसिस करके अपने लाइफ को उस दिशा में डायरेक्शन दे सकते हैं। अब कोई व्यक्ति क्षत्रिय, कोई मतलब योद्धा किस्म का व्यक्ति है, तो अपने आप को वो आगे बढ़ा सकता है, क्यों ना मैं डिफेंस सर्विसेज में जाऊं। कुछ लोग आइए यूपीएससी में हाईएस्ट रैंक क्रैक करने के बाद भी एस्पायर करते हैं आईपीएस के लिए, आईएएस के लिए नहीं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनने अपनी स्ट्रेंथ का एनालिसिस किया है, और उनकी स्ट्रेंथ का एनालिसिस कहता है उनको कि यार मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से बेटर है कि मैं पुलिस सर्विसेज में जाऊं, क्योंकि पुलिस सर्विसेज में एक अलग तरह का जॉब प्रोफाइल है जो मेरे स्वॉट को मैच करता है। समझ पा रहे हैं स्वॉट एनालिसिस की क्या आवश्यकता है जीवन में? मैं इस विषय में बोल रहा हूँ। हर व्यक्ति अब तो को अपने स्वॉट का एनालिसिस करना चाहिए। तो हमारा टॉपिक है यू आर नॉट एन एक्सीडेंट, और यहां से हम अपने स्वॉट तक पहुंचेंगे। मैं वो एक लिंक आपको बताऊंगा, ठीक है? तो जरा इस टॉपिक पे हम देखते हैं। तो आशीष विद्यार्थी ने क्या बताया? सब एक्सीडेंट की वजह से। तुम सब एक्सीडेंट हो, है ना? लोग इसकी कई की थ्योरी निकालते हैं। जैसे कुछ थ्योरीज मैं आपको बताता हूँ, बड़ी ऑकवर्ड सी थ्योरीज है ना। जैसे उन्होंने कुछ एग्जांपल दिया कि कैसे तुम सब एक्सीडेंट से आए हो। इतना डिटेल में नहीं बताएंगे हैं? हाँ, मजाक चल रहा था। तो जनरली एक एक धारणा होती है कि यू आर एन एक्सीडेंट, है ना। मतलब तुम्हारा जो जन्म हुआ है वो बाई चांस हुआ है, जिसका कोई, हाँ, कोई पर्पस नहीं है। नाइदर तुम्हारे जन्म का कोई पर्पस है, तुम्हारी लाइफ का कोई पर्पस है, और नाइदर ये एंटायर क्रिएशन का कोई पर्पस है। क्या थ्योरी है? कि नाइदर हमारी लाइफ का कोई पर्पस है, नॉर एंटायर क्रिएशन का कोई पर्पस है। सब कुछ बाई एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है? जैसे इसको थोड़ा सा और अगर डिफाइन करें, एक दार्शनिक को मैं सुन रहा था, मतलब गलती से सुन रहा था, रील्स देख रहा था, है ना। तो वो बोल रहा है कि जिसको तुम बर्थ कहते हो, है ना, तो वो बर्थ क्या है? तो वो बोला कि मतलब जिसको तुम, है ना, जिसको तुम सेलिब्रेट करते हो, लोग बोलते हैं लाइफ इज टू बी सेलिब्रेटेड। सुना आप लोगों ने इस तरीके से, है ना? लाइफ को क्या करना चाहिए? सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना। लाइफ इज वेरी, क्या बोलते हैं, मतलब एक एक बहुत ही शुभ, बहुत ही, मतलब क्या कहते हैं, सेक्रेड, है ना। लाइफ इज सेक्रेड, ये सुना आप लोगों ने स्टेटमेंट्स, है ना। लाइफ इज सेक्रेड, लाइफ हैज टू बी सेलिब्रेटेड, लाइफ इज फेस्टिविटी। तो एक दार्शनिक बोल रहे थे कि जिसको तुम फेस्टिविटी कह रहे हो, जिसको तुम सेक्रेडनेस कह रहे हो, जिसको तुम क्या बोल रहे हैं, लाइफ इज सेक्रेड, लाइफ इज फेस्टिव, लाइफ इज, और क्या तीसरा क्या बोलते हैं, लाइफ हैज टू बी सेलिब्रेटेड, है ना। तो जिसको तुम सेलिब्रेटेड कह रहे हो, जिसको तुम सेक्रेड कह रहे हो, जिसको तुम फेस्टिविटी कह रहे हो, है ना, वो कुछ नहीं है। वो क्या कहते हैं, वो कॉन्डम फैक्ट्री का बैड प्रोडक्ट है। मतलब मतलब गलती से, मतलब क्या कहते हैं, वो जो प्रोडक्ट है वो अपना पर्पस डिफाइन नहीं कर पाया, जिस कारण से तुम इस संसार में अस्तित्व में आ गए। मतलब समझ रहे? एक धारणा है लाइफ को लेके कि लाइफ हैज टू बी सेलिब्रेटेड, लाइफ इज फेस्टिविटी, लाइफ इज सेक्रेड। और एक धारणा है कि लाइफ इज नथिंग, इट्स है ना, हजारों लाखों प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट जब फेल हो जाता है तो आपका जन्म होता है। आप समझ रहे हैं? दो धारणा देख रहे हैं। मतलब एक धारणा है ना, नास्तिकवाद, एथियस्टिक, की लाइफ का कोई पीछे का कोई पर्पस नहीं है, लाइफ कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट दी, इट इज सिंपली दी, क्या बोलते हैं उसको, पुरुष का स्पर्म और स्त्री का ओवम मिलता है, जैसा कि आप तो देख सकते हैं, है ना, और उससे जीवन आ जाता है। इतना ही है लाइफ, इसके ऊपर, इसके अलावा है ना, आइए, तो इसके अलावा लाइफ और कुछ भी नहीं है। तो दैट इज वन थ्योरी, है ना। इसको कहते हैं एथियस्टिक थ्योरी।
तो बेसिकली एथियस्टिक थ्योरी का अर्थ ये होता है कि नाइदर लाइफ हैज अ पर्पस नॉर द क्रिएशन हैज अ पर्पस. Life is by chance and the creation is also by chance. Life does not has anything special than the mixing of chemicals, and this creation itself is nothing more than some kind of mixing of chemicals. समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? ऐसा मैं बोल रहा हूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ. क्या बोला मैंने? ऐसा कौन बोलते हैं? मैं बोल रहा हूँ. ये तो मार डालेंगे मुझे. क्या बोला मैंने? क्या क्या है एथियस्टिक थ्योरी? नहीं समझ पा रहे, बहुत हाई लेवल जा रहा है. क्या है एथियस्टिक थ्योरी? ये किसकी थ्योरी है? एथिस्टिक थ्योरी है. ये नास्तिकों की थ्योरी है. मैं ये बताना चाह रहा हूँ. नास्तिक लोगों का क्या कहना है? क्या कहना है? नास्तिक लोग क्या कहते हैं? नहीं बच्चे, क्या बोला मैंने? ऐ ध्यान से सुनो, जो समझाना चाह रहा हूं उसको समझो. नास्तिक लोगों का कहना है कि लाइफ कुछ भी नहीं होता है, इट्स सिंपली द मिक्सचर ऑफ केमिकल्स. हाँ, और एंटायर क्रिएशन में कोई नहीं, बाई चांस ही है, कुछ नहीं है उसके पीछे, ना पर्पस है ना उसका कोई एग्जिस्टेंस का कोई अर्थ है. इसको कहते हैं नास्तिक थ्योरी. लेकिन ये नास्तिकों की थ्योरी है. ये किसके? आशीष विद्यार्थी की थ्योरी है ना? ये हमारी थ्योरी नहीं है. ठीक है ना? समझ पा रहे हैं ना? क्लियर हुआ है? आयुष क्या बोला मैंने? हाँ, क्या मिक्सचर ऑफ केमिकल? आप देख सकते हैं, दो केमिकल मिले और लाइफ जनरेट हो गई, है ना? ये है एथिस्ट. और एथिस्टिक थ्योरी क्या है? मतलब थीस्टिक थ्योरी क्या है? लाइफ हैज टू बी सेलिब्रेटेड, लाइफ इज सेक्रेड, लाइफ इज ऑस्पिशियस, लाइफ इज फेस्टिव. जबकि एथिस्टिक थ्योरी क्या है ना? इट्स अ बाई प्रोडक्ट ऑफ बैड प्रोडक्ट. समझ पा रहे हैं ना? नास्तिकों का धारणा क्या है? इट्स द बाई प्रोडक्ट ऑफ बैड प्रोडक्ट. लेकिन ऐसी धारणा अध्यात्मवादियों की नहीं होती है. ये ऐसी धारणा थीस्टिक थ्योरी बिल्कुल डिफरेंट है. थीस्टिक थ्योरी का कहना है कि लाइफ इज नॉट जस्ट द combination of chemicals. There is a purpose behind life. There is the spiritual entity which brings life. शरीर मतलब जीवन के पीछे, जैसे एक थ्योरी है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, उसमें बताते हैं कि एक समय था जब कुछ भी नहीं था, केवल केमिकल्स थे, और ऐसे लाइटनिंग हुई, ऐसे बादल चमके, ऐसे मीथेन का एनवायरनमेंट था, और ऐसे कुछ कुछ था, और अचानक से फिर लाइफ इवॉल्व हो गई. सुना आप लोगों ने बायोलॉजी में इस तरीके से बात. तो ग्रेजुअली फिर लाइफ इवॉल्व होते गई होते गई होते गई, और आज मनुष्य बन गए हैं, है ना? तो 10-15 हजार साल पहले ग्रेजुअली होमोसेपियंस का जन्म हुआ. उससे पहले मतलब लाइफ ग्रेजुअली इवॉल्व हो रही थी, और लाखों सालों पहले लाइफ नहीं थी, और केवल कुछ केमिकल के इंट्रैक्शन से, है ना, लाइफ का मतलब लाइफ का ओरिजिन हो गया. इसी तरीके से उनका कहना है, एथियस्टिक थ्योरीज का कहना है कि पूरा जो ब्रह्मांड भी बना है वो भी कुछ नहीं है, एक बड़ा विस्फोट होता है, और समहाउ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि हो जाती है. ठीक है? इसको भगवत गीता में भगवान ने समझाया है. मेरे साथ साथ आप श्लोक को बोलिए. असत्यम अप्रतिष्ठम ते असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत
आहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत् काम हेतुकम। बोल रहे हैं दे से, दे मतलब इस चैप्टर का नाम है डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर, आसुरिक और दैविक स्वभाव। तो दे से मतलब असुर लोग कहते हैं, जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, है ना, आशीष विद्यार्थी टाइप के। दे से, वी डोंट से, दे से, प्रोक्सिमा वाले दे से दिस वर्ल्ड इज अनरियल, असत्यम, अप्रतिष्ठमते, विद नो फाउंडेशन, कुछ नहीं है। जगद आहुर अनीश्वरम, आहुर मतलब वो कहते हैं, है ना, ते आहु, वो लोग कहते हैं कि जगत अनीश्वरम, इस जगत के पीछे कोई कंट्रोलर नहीं है, कोई गॉड नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। तो भैया ये जगत कैसे बना है और इस जगत में जीव कैसे आए हैं, है ना, अपरस्परम संभूतम किम अन्य काम हेतुकम। दे से इट इज प्रोड्यूस्ड ऑफ सेक्स डिजायर एंड हैज नो कॉज अदर देन लस्ट। मतलब कोई ईश्वर नहीं है, कोई नियंता नहीं है, जीवन के पीछे कोई कारण नहीं है, केवल पुरुष और स्त्री का मिलन होता है, बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन इसके पीछे कोई, इसके पीछे कुछ नहीं है, ये केवल उसी समय में इतना ही है। तो इसको बहुत सुंदर परपट लिखा गया है। द डेमोनिक कंक्लूड दैट द वर्ल्ड इज फैंटस्मेगोरिया। फैंटस्मेगोरिया समझते हैं वर्ड, वर्ड सुना है फैंटस्मेगोरिया? मृग तृष्णा, मृग मरीचिका, उड़िया में क्या बोलते हैं, जब मिराज, जब हम गर्मी के दिनों में देखते हैं कि पानी पड़ा हुआ है, कहाँ पे, रास्ते पे, पर पानी नहीं होता, ऐसा प्रतीत होता है पानी है। तो कुछ दार्शनिक लोग कहते हैं कि जगत का कोई अस्तित्व नहीं है, ये केवल एक मरीचिका है, एक मिराज है। इसका जैसे जैसे रोड पे पानी नहीं है, वैसे जगत कुछ नहीं है, एक सपने की तरह है। और सपना जैसे ही खत्म हो जाता है, आप जाग जाते हैं, तो सपने का अस्तित्व नहीं होता। तो इस जगत का भी कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। और साथ साथ देयर इज नो कॉज एंड इफेक्ट, नो कंट्रोलर, नो पर्पस। नाइदर इसके पीछे कोई कारण है, ना ही ऐसा कोई कंट्रोलर है, और ना ही कोई पर्पस है, लाइफ का कोई पर्पस नहीं है। एवरीथिंग इज अनरियल, सब कुछ एक मिथ्या ही है, ऐसा वे लोग कहते हैं। दे से दैट दिस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन अराइजेस ड्यू टू चांस, मेटेरियल एक्शंस एंड रिएक्शन। कुछ केमिकल्स का लोचा हुआ, उससे जीवन उत्पन्न हो गया, कुछ केमिकल का लोचन से संसार उत्पन्न हो गया। They do not believe, या they do not think that the world was created by God for a certain purpose. असुरों की धारणा है, डिमोनिक लोगों की धारणा है, या नास्तिकों की धारणा है कि इस जगत के पीछे कोई ईश्वर नहीं है और कोई पर्पस नहीं है। They have their own theory that the world has come about its own way and there is no reason to believe that there is God behind it. उनकी थ्योरी क्या है, इस जगत अपने आप ही आ गया है और इसके पीछे कोई ईश्वर या नियंता नहीं है। जगद आहुर अनीश्वरम, फॉर देम देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्पिरिट एंड मैटर। वो आत्मा होती है ऐसा भी नहीं मानते, वो तो कहते हैं कि जब पुरुष का स्पर्म और स्त्री का ओवम मिला तो जीवन उत्पन्न हो गया, लेकिन इसके पीछे आत्मा होती है ऐसा कुछ उनकी धारणा नहीं है। एवरीथिंग इज मैटर ओनली, सब कुछ केमिकल्स ही है, बस कुछ केमिकल लोचा ऐसा हुआ कि केमिकल के अंदर कॉन्शियसनेस आ गई और फिर वो इवॉल्व होने लगी और आज मनुष्य बन गए। यानी आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानना और ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानना, ये कौन सा वाद होता है, नास्तिकवाद। नास्तिकवाद क्या होता है, आत्मा को भी नहीं मानता है और ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है, और क्या मानता है कि इस जगत के पीछे कोई कारण नहीं है, कोई पर्पस नहीं है ना। Everything is matter only and the whole cosmos is supposed to be the mass of ignorance. According to them, everything is void and whatever manifestation exists is due to our
इग्नोरेंस इन परसेप्शन। हम जो कुछ भी देख रहे हैं ये सब अज्ञानता है, ये केवल एक स्वप्न की तरह है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, सब कुछ अनरियल है। तो मैं बहुत लंबा परपेट में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ये कौन सी थ्योरी है? नास्तिकों की थ्योरी। अभी आपसे क्वेश्चन उठेगा नास्तिक लोग क्या मानते हैं और आस्तिक लोग क्या मानते हैं। तो नास्तिक क्या मानते हैं? वर्ल्ड इज बाई चांस, एक बड़ा धमाका हुआ, वर्ल्ड बन गया, कुछ केमिकल रिएक्शन हुई, उससे उससे क्या हो गया? हाँ, कुछ केमिकल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हुआ, अचानक से जीवन उत्पन्न हो गया, फिर वही जीवन इवॉल्व हो गया। एवरीथिंग इज मैटर, पुरुष और स्त्री का मिलन होता है, संतान की उत्पत्ति होती है, इसके पीछे आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है, इस जगत के पीछे नियंता या ईश्वर ऐसा कुछ नहीं है। ये सब क्या है? नास्तिक थ्योरी। दिस इज कॉल्ड एथियस्टिक थ्योरी। इसको कहते हैं नास्तिक थ्योरी। लेकिन आस्तिक थ्योरी बहुत अलग है। आस्तिक थ्योरी का कहना है कि ईश्वर का अस्तित्व भी होता है, शरीर के साथ आत्मा भी होती है, और इस जगत का कोई पर्पस भी होता है, यानी कुछ भी बाई चांस नहीं होता है। जैसे एक श्लोक में मैं सरल शब्दों में, मैं श्लोक में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोग इतना, जैसे मान लीजिए ये वैदिक फिलोसफी, वैदिक थ्योरी क्या है, मैं सरल शब्दों में आपको समझा रहा हूं। वैदिक थ्योरी कहती है कि आत्मा का अस्तित्व होता है, सोल होती है। सोल के ऊपर दो प्रकार के शरीर होते हैं, एक को कहते हैं सटल बॉडी, एक को कहते हैं ग्रॉस बॉडी। क्या बता रहा हूं मैं शुभम? शरीर होता है, एक होता है सटल बॉडी, एक होता है ग्रॉस बॉडी। सरल शब्दों में समझिए, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम बोलते हैं ही पास्ड अवे, वो चला गया। कौन चला गया? कौन चला गया? बॉडी वहीं पे हम देखते हैं, लेकिन हम बोलते हैं ही पास्ड अवे, ही लेफ्ट। हु लेफ्ट? सोल लेफ्ट। लेकिन सोल कैसे जाती है? सोल कैसे जाती है? हमेशा सटल बॉडी के साथ जाती है, यानी ग्रॉस बॉडी वहीं पे पड़ी रह जाती है, और जो आत्मा होती है वो सूक्ष्म शरीर के साथ में, यानी सटल बॉडी के साथ में दूसरी जगह चली जाती है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं अमित? हाँ, आत्मा को कौन लेके जाता है? आत्मा अपने आप नहीं जाती है, सूक्ष्म सटल बॉडी। आपका नाम क्या है? तुषार, आगे आ जाओ थोड़ा सा। समझ आ रहा है तुषार क्या चर्चा चल रही है? आपका कौन सी ईयर है? थर्ड ईयर, ओके। क्या चर्चा चल रही है, क्या बता रहा हूं मैं? हाँ, सटल बॉडी के साथ कहां जाता है? दूसरी ग्रॉस बॉडी एक्वायर करता है। जैसे यहां पे एक श्लोक देखिए, ये भगवत गीता का श्लोक है, मेरे साथ साथ बोलेगा। शरीरम जद अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रमात् ईश्वरः गृहीत्वा गृहीत्वा तानि संयाति वायुर्गंधान इवाशयात्। यहाँ बता रहे हैं, the living entity in the material world carries his different conceptions of life from one body to another, as the air carries aroma। जैसे वायु सुगंध को कैरी करती है, वैसे ही जो लिविंग एंटिटी यानी आत्मा होती है, वो सूक्ष्म शरीर के साथ में वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रेवल करती है। यानी मृत्यु के उपरांत ग्रॉस बॉडी वहीं पर रह जाती है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो आत्मा को दूसरी जगह कैरी करके ले जाता है, जैसे वायु गंध को कैरी करके लेके जाती है। हाँ, अच्छा, और जब नेक्स्ट बॉडी में जाती है ना, जब नेक्स्ट बॉडी में जाती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, at the time of death the consciousness he has created will carry him to the next type of body।
if he has made his consciousness like that of cat or dog, he is sure to change to cats and or dogs body. व्यक्ति की मृत्यु उपरांत जैसी चेतना होती है, वो चेतना के अनुसार उसको दूसरा शरीर प्राप्त होता है. दूसरे शरीर में क्या क्या प्राप्त होता है? श्रोतम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते. जैसे यहाँ पे आप लोग इमेज देख सकते हैं, मन होता है, माइंड, और उसके अलावा 5 सेंसेस डेवलप हो जाते हैं, है ना. ये बात यहाँ पे बोली जा रही है कि द लिविंग एंटिटी thus taking another gross body obtain a certain type of ear, eye, tongue, nose and sense of touch which are grouped about mind. माइंड क्या है? सटल बॉडी. माइंड से कनेक्टेड होता है ये 5 प्रकार के सेंस ऑर्गन, है ना. ही डज एंजॉय अ पर्टिकुलर टाइप सेट ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट्स. जैसे मान लीजिए मृत्यु के उपरांत किसी की चेतना है कुत्ते की तरह, कॉन्शियसनेस उसकी डॉग की तरह है, तो उसकी सटल बॉडी उसको नेक्स्ट ग्रॉस बॉडी में डेवलप कराएगी, यानी उसको कुत्ते का ग्रॉस बॉडी मिलेगा. तो कुत्ते का ग्रॉस बॉडी मिलेगा मतलब कुत्ते जैसी आंखें होगी, कुत्ते ऐसे कान होंगे, कुत्ते ऐसे नाक होगी, कुत्ते ऐसी जीवा होगी, यानी उसकी पूरी सेंस ऑब्जेक्ट कैसी होगी? कुत्ते की तरह. तो जैसी व्यक्ति की चेतना होती है या एक पर्टिकुलर लाइफ में व्यक्ति जैसी कॉन्शियसनेस को डेवलप करता है, उसी के अनुसार उसको नेक्स्ट ग्रॉस बॉडी मिलती है. सटल बॉडी उसको नेक्स्ट ग्रॉस बॉडी में लेकर के जाती है. समझ पा रहे हैं? कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है? नहीं समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? क्या समझ नहीं आया? जब व्यक्ति मरता है तो हम देखते हैं कि वहीं पे एक शरीर पड़ा हुआ है, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है? आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ दूसरे शरीर में चले जाती है. पर दूसरे शरीर में किस हिसाब से जाती है? चेतना के हिसाब से. यानी इस शरीर में उसने जैसी चेतना डेवलप करी है वैसे ही दूसरे शरीर उसको प्राप्त होता है. इस शरीर में अगर उसने तामसिक चेतना डेवलप करी है या आसुरिक चेतना डेवलप करी है या पाशविक, एक पशु के प्रकार उसकी चेतना है, तो नेक्स्ट बॉडी उसको कैसे मिलेगा? एक पशु के नेक्स्ट बॉडी मिलेगा. मतलब क्या? मन उसका जो इसका जो सूक्ष्म शरीर वैसे ही रहेगा, लेकिन उसको एक सेट ऑफ न्यू सेंस ऑर्गन मिल जाएगा, एक नया ग्रॉस बॉडी मिल जाएगा. समझ पा रहे हैं? इसी को भगवान गीता में कह रहे हैं यम यम वापी स्मरण भावम, यम यम वापी, यम यम वापी स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेया सदा तद्भाव भावितः. तो व्यक्ति ये एक शरीर छोड़ने के दौरान जैसी चेतना रखता है वैसे ही उसको अकॉर्डिंगली उसको नेक्स्ट शरीर प्राप्त होता है. ठीक है, न केवल नेक्स्ट शरीर प्राप्त होता है ग्रॉसली, नेक्स्ट बॉडी में जो उसकी सटल कॉन्शियसनेस है वो भी किस पर निर्भर करती है? प्रीवियस पे. समझ पा रहे? इसका अर्थ ये हुआ आज हमारी जैसी सटल कॉन्शियसनेस है, हमारी जैसी चेतना है, या हमारी जैसी मानसिकता है, या हमारे जैसे जिसको हम कह रहे हैं स्वॉट, कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेसेस है, वो हमने कैसे एक्वायर किया है? 2 तरीके से. एक एक्वायर किया है प्रीवियस लाइफ से और एक एक्वायर किया है इसी लाइफ के. आपकी एज कितनी है? 21. तो 21 साल में आपने जिस एनवायरनमेंट में रहे हैं, जैसी आपकी अपब्रिंगिंग है, जिस प्रकार के एसोसिएशन में आप रहे हैं, वो प्लस जो प्रीवियस लाइफ से कैरी करते हुए आ रहे हैं वो. तो आज अगर हमारी कोई मानसिकता है, हमारे सोचने का कुछ ढंग है, हमारे कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, हमारे कुछ वीकनेसेस हैं, हमारे कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, हमारे कुछ थ्रेट्स हैं,
ये सब किन दो फैक्टर्स पे निर्भर कर रहा है? आज 21 साल का कोई अगर व्यक्ति हो गया तो 21 साल से वो किस प्रकार की अपब्रिंगिंग है उसकी, किस प्रकार का एसोसिएशन है उसका, किस प्रकार का उसका एक्सपोजर है, उस पर निर्भर कर रहा है। प्लस प्रीवियस। क्यों प्रीवियस? क्योंकि वो पुरानी चेतना लेकर के नए शरीर में आ रहा है। एथिस्ट लोग क्या नहीं मानते हैं? एथिस्ट लोग क्या नहीं मानते हैं? आत्मा नहीं मानते। इसका अर्थ क्या नहीं मानते हैं? कि प्रीवियस लाइफ से कुछ कैरी कर रहे हैं, वे नहीं मानते हैं। लेकिन जो थीस्ट होते हैं उनका एनालिसिस और परफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो इस लाइफ के जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं या इस लाइफ के जो हमारे एक्सपोजर्स हैं उसको तो गिनते हैं अकाउंट में, उसको तो मानते ही है। साथ साथ किसको मानते हैं? जो प्रीवियस हम कैरी करके ला रहे हैं। समझ पा रहे हो क्या बता रहा हूं मैं अब अपने इसको कंक्लूड करूंगा, बहुत सरल शब्दों में मैं आऊंगा। जो हमारा एवरी पर्सन इज बॉर्न विद सर्टेन एट्रीब्यूट्स, इनर नेचर, माइंडसेट एंड क्वालिटीज। हर व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वो सर्टेन एट्रीब्यूट्स के साथ जन्म लेता है। कुछ इनर उसका कुछ इनर नेचर होता है, उसका कुछ एक माइंडसेट होता है, कुछ क्वालिटीज होती है। प्लस अब वो जितना समय इस जीवन में बिताया है उसका एक्सपोजर, वो किस प्रकार का एसोसिएशन किया है, किस प्रकार की अपब्रिंगिंग है, किस प्रकार की किताबें पढ़ी है, किस प्रकार की चीजें उसने सुनी है, किस प्रकार के समाज में वो रहा है। शहर में रहता है उसका एक्सपोजर अलग होता है, गांव में रहता है उसका एक्सपोजर अलग होता है, पढ़े लिखे लोगों के साथ घूमता है उसका एक्सपोजर अलग होता है, बेकार लोगों के साथ घूमता है उसका एक्सपोजर अलग होता है। अभी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देते हैं। कोई व्यक्ति है जो आकर्षित होता है कि मैं पढ़े लिखे लोगों के साथ घूमूंगा, और कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है कि मैं गवारों के साथ घूमूंगा। ये आकर्षण उसके अंदर क्यों आ रहा है? कभी कभी अपब्रिंगिंग तो है, लेकिन अपब्रिंगिंग में भी हम ऑब्जर्व करते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसका स्वाभाविक आकर्षण एक प्रकार के लोगों के लिए है, किसी दूसरे व्यक्ति का स्वाभाविक आकर्षण दूसरे प्रकार के लोगों के लिए। हजारों तरह की किताब है, लेकिन एक व्यक्ति का, किसी व्यक्ति का स्वतः आकर्षण केवल फिक्शन के, फिक्शियस बुक के प्रति होता है, किसी का आकर्षण फैक्चुअल बुक्स के प्रति होता है, किसी का आकर्षण साइंस के प्रति होता है, किसी का आकर्षण स्पोर्ट्स के प्रति होता है। अगर अपब्रिंगिंग पर निर्भर करता, क्या केवल अपब्रिंगिंग में निर्भर करता है? पास्ट क्वालिटी नहीं तो कैसे व्यक्ति का सबका वाइड स्प्रेड है? एक ही प्रकार की अपब्रिंगिंग में मान लीजिए एक माता पिता की दो संतानें हैं, ट्विंस भी होते कभी कभी, तो ट्विंस हैं लेकिन दोनों का इंक्लिनेशन अलग है, दोनों का टेस्ट अलग है, स्वभाव अलग है, लाइकिंग डिसलाइकिंग अलग है। अगर अपब्रिंगिंग ही सब कुछ है, अगर केवल फिजिकल एनवायरनमेंट ही सब कुछ है, तो फिर दोनों को एक ही एनवायरनमेंट में अगर पाल पोस के बड़ा किया गया है, दोनों को एक ही तरह की काउंसलिंग दी गई है, दोनों को अगर एक ही तरह की अपब्रिंगिंग दी गई है, फिर भी दोनों का नेचर अलग अलग क्यों है? इसको कैसे डिफाइन करेंगे? नास्तिक लोग इसको डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, दिस इसलिए इसी से हो रहा है। नहीं तो क्यों एक व्यक्ति की अगर एक ही तरह की अपब्रिंगिंग है, दोनों का एक ही तरह का नेचर होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हर व्यक्ति अपने पास्ट लाइफ के इंप्रेशन को कैरी करता है। यानी हमारे स्वॉट में केवल इस लाइफ की अपब्रिंगिंग मैटर नहीं करती है, हमारे प्रीवियस लाइफ के संस्कार ही बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। इनफैक्ट प्रीवियस लाइफ के संस्कार हमें इस लाइफ में हमारे अट्रैक्शंस और एवर्जन्स को डिफाइन करते हैं। हाई लेवल जा रहा है क्या प्रज्ञान? समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? प्रीवियस लाइफ से जो हम एक्सप्रेशन कैरी करते हैं वो ही एक्सप्रेशन हमारे इस लाइफ के स्वभाव को डिफाइन करते हैं।
प्रीवियस लाइफ के एक्सप्रेशन हमारे इस लाइफ के अट्रैक्शन और एवर्जन को डिफाइन करते हैं, और इस लाइफ के अट्रैक्शन और एवर्जन हमारे सॉर्ट को डिफाइन करते हैं। लिंक समझ आ रहा है? मैंने क्यों मैं लिंक क्या देना चाह रहा हूं? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, जरा थोड़ा फिलोसफिकल हो रहा है, मेरी आदत है, मैं बोलना शुरू करता हूं तो फिलोसफी होती है। ये मतलब मैं इजी टॉक नहीं बोल पाता, मुझे हर चीज में फिलोसफी जाना पड़ता है, ये मेरी वीकनेस है। एनीवे, क्या बोल रहा हूं मैं शुभम? क्या समझ आ रहा है तुमको? हाँ, लेकिन इस जन्म में हमारे अट्रैक्शन एवर्जन कौन डिफाइन कर रहा है? हमारे प्रीवियस लाइफ। समझ पा रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको इसको क्या गीता में भगवान ने बोला है? हाँ बोले हैं, मैं आप लोगों को श्लोक दिखाता हूं। सदृशं चेष्टते स्वस्यः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। इस श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं कि हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार चलता है। हर व्यक्ति की अपनी एक प्रकृति है, अपना एक स्वभाव है, अपने लाइकिंग से, अपने डिसलाइकिंग से, अपने अटैचमेंट से, अपने एवर्जन से, हर व्यक्ति के। तो ये हर व्यक्ति की अपनी प्रकृति कहां से जनरेट हो रही, कहां से आ रही है? उसके प्रीवियस लाइफ के इंप्रेशन से इस लाइफ की प्रकृति डिफाइन होती है। उस प्रकृति के अनुसार इस लाइफ के उसके कुछ लाइकिंग्स होते हैं, कुछ डिसलाइकिंग्स होते हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स होती है, कुछ वीकनेसेस होती है। आप समझ रहे हैं कि कहां से कैरी हो रहा है? प्रीवियस लाइफ से। और इस लाइफ में व्यक्ति किस प्रकार का एसोसिएशन प्रिफर करेगा? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, मैं थोड़ा सिंपल बताता हूं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो जो एक एक प्रीवियस लाइफ में बहुत ही नालायक लोगों का संग किया है, मक्कार लोगों का, गैंगस्टर लोगों का संग किया है, ठीक है, ऐसा किया है, जिंदगी भर वो गैंगस्टर लोगों के संग में रहा है, अब वो मर गया, नेक्स्ट लाइफ उसने प्राप्त किया, वो इंप्रेशन उसके उसके सटल माइंड में है, सटल कॉन्शियसनेस में है, सटल बॉडी में इंप्रेशन है, इम्प्रिंट है। इस लाइफ में पैदा होते ही इसके सामने आप चार चीजें रख दीजिए, किताब रख दीजिए, माला रख दीजिए, गन रख दीजिए, ये क्या करेगा? ये गन के प्रति आकर्षित होगा। क्यों? क्योंकि पहले से इसकी हैबिट है, माला चलाने की हैबिट नहीं है लेकिन गन चलाने की हैबिट है। वीडियोस भी देखेगा ये, जैसे ही थोड़ा बड़ा होगा इसके मम्मी पापा रोएगा तो मोबाइल पकड़ा देंगे। बच्चे ऐसे करना, थोड़ा बच्चा रोता है तो माता पिता क्या करते हैं? मोबाइल पर। अब मोबाइल में इसके पास ऑप्शन से देखने, क्या देखेगा ये? समझ पा रहे हैं क्यों उसी की तरह उसका आकर्षण क्यों जा रहा है? तभी कुछ लोग को बिल्कुल पसंद नहीं है वायलेंट वीडियोस, कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, लेकिन कुछ लोग को भारी आकर्षण लगेगा। ये आकर्षण उसके अंदर कैसे आया? प्रीवियस लाइफ के स्वभाव से। अच्छा, अब बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना देखिए। अब भगवान यहां पे बोल रहे हैं निग्रहम किम करिष्यति। निग्रह मतलब अब कोई व्यक्ति का स्वभाव ही है वॉयलेंट वीडियोस देखने का, या वॉयलेंट क्योंकि वो उस बैकग्राउंड से आया है, अब आप उसको बोलो मत कर, मत देख, तो वो निग्रह नहीं कर पाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब कंट्रोल, मतलब रिप्रेस नहीं कर पाए, सप्रेस नहीं कर पाएगा अपनी इन डिजायर्स को। अच्छा, अगर सप्रेस नहीं कर पाए तो फिर क्या करेगा? बचपन में वीडियो देखेगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर से गैंग को ज्वाइन कर लेगा, फिर क्या करेगा? फिर गैंगस्टर। देखिए, तो ये जो व्यक्ति गैंगस्टर बना, तो ये गैंगस्टर बना क्यों? लेकिन भगवान तो उसको, भगवान क्या कर रहे हैं? उसको बोल रहे हैं हाँ भाई क्या है, निग्रहम किम करिष्यति, क्या क्या फायदा, रोक के क्या फायदा? वो तो जाएगा, उसकी प्रकृति नहीं आंती भूतानी, वो तो उसकी प्रकृति के द्वारा प्रेरित है। पर प्रकृति किसके द्वारा प्रेरित है?
अब आप बोलोगे, देखो अब आप क्वेश्चन समझो, मैं गैंगस्टर बन रहा हूं क्योंकि मेरी प्रकृति ऐसी है। मेरी प्रकृति ऐसी क्यों है? क्योंकि मैं पहले गैंगस्टर था, और कृष्ण ने गीता में मुझे सैंक्शन कर दिया, निग्रहम किम करिष्यति, मैं, मेरी इच्छा है बंदूक चलाने की, धड़ 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 मारने की, है मेरी इच्छा, निग्रहम किम करिष्यति, मैं भी श्लोक में कोट कर सकता हूं। हाँ, ये पकड़ लिया। तुषार लोग इंटेलिजेंट होते क्या? मेरा नाम तो एक्चुअली पॉइंट समझ रहे हैं मैं किस दिशा में लेके जा रहा हूं डिस्कशन को? आप कह रहे हैं कि इस लाइफ में मैंने कुछ एट्रीब्यूट हासिल किए हैं प्रीवियस लाइफ से, और कृष्ण भी गीता में मुझे थप्पा लगा कह रहे भैया तो कर ही क्या सकते हो तुम, तुम्हारा तो माइंडसेट ऐसे ही है, निग्रहम किम करिष्यति, तो बनो गैंगस्टर। समझ पा रहे? अगर ऐसा ही होता तो फिर गीता का ज्ञान देने की जरूरत क्या थी? अगर सब कुछ प्रकृति जनित है तो फिर गीता के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के द्वारा, और उसकी पुरानी प्रकृति उसकी नई प्रकृति को डिफाइन करेगी, नई प्रकृति उसको और नई प्रकृति को डिफाइन करेगी, वो उसी धारा में बहता रहेगा। तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ? फिर गीता के ज्ञान की क्या आवश्यकता है? ये निग्रहम किम करिष्यति, ये श्लोक केवल इतना बताने के लिए है कि हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के द्वारा डिफाइंड है, जो प्रकृति को पूर्व जन्म से कैरी कर रहा है। पूर्व जन्म की प्रकृति इस जन्म के अट्रैक्शन और एवर्जन को डिफाइन करती है। लेकिन नेक्स्ट श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं, कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, है ना, इंद्रिय इंद्रिय इंद्रियस्येन्द्रियार्थ, अरे एक तो श्लोक बड़ा कठिन हो जाता है, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ विवस्थितौ तयोर्न वशम् आगच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनौ। ये श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं, पिछले श्लोक में क्या कृष्ण बोले, हम कर ही क्या सकते भाई, इस श्लोक में कह रहे हैं लेकिन तयोर न वशम आगच्छेत, ठीक है मानते कि भैया तुम्हारे प्रीवियस इंप्रेशन से कारण तुम्हारे अट्रैक्शन एंड एवर्जन है, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट, राग द्वेष, जैसे पुराने जन्म में, पिछले जीवन में अगर मैंने गैंगस्टर लोग का संग किया तो इस जीवन में मेरा स्वाभाविक आकर्षण गैंगस्टर लोगों के प्रति होगा, और इस्कॉन वालों को देख करके मैं रिपेल करूंगा। क्यों क्यों करूंगा रिपेल? क्योंकि प्रकृति, क्योंकि पिछले श्लोक में क्या बोला, प्रकृति के द्वारा जनित है ना, ये शब्द है ना, प्रकृति यानी भूतानी, मैंने ऐसी प्रकृति प्राप्त करी है कि मैं इस जीवन में गैंगस्टर लोगों के प्रति आकर्षित होऊंगा और इस्कॉन वालों से रिपेल करूंगा। और आगे कृष्ण ने बोल भी दिया है, निग्रहम किम करिष्यति, जबरदस्ती करने से क्या होगा, जबरदस्ती करने से क्या होगा? लेकिन यहां बोल रहे हैं नहीं नहीं, तयोर ना वशम आगच्छेत, लेकिन अपने राग द्वेष के वश में मत आओ, यानी कुछ ऐसा करो कि पुरानी प्रकृति जो कि कोलैप्स कर गई है, जो कि डिटोरिएट हो गई है, जो कि नीचे गिर गई है, जिसके कारण तुम्हारे अट्रैक्शंस एंड एवर्जन्स डिफाइन हो रहे हैं, जिसके कारण तुम्हारी इस जीवन की प्रकृति डिफाइन हो रही है, बस ये मत बोलो मैं कर ही क्या सकता हूं, तयोर न वशम आगच्छेत, उसके वश में मत आओ। इसका अर्थ क्या है? यानी इसका अर्थ है कि गीता सुनाने का पर्पस क्या है कि मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारी प्रकृति ऐसी है, तुम समझ गए ना, लेकिन आगे मैं बता रहा हूं अर्जुन, अपनी प्रकृति के वश में आकर के डिसीजन मत लो, अब ऊपर उठो, थोड़ा मैं बेटर ऑप्शन दे रहा हूं इस जीवन में, यानी इस जीवन में तुम्हें मैं मौका दे रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति बोलता है मैं कर ही क्या सकता, मेरी प्रकृति ऐसी है, तो कृष्ण क्या कर रहे हैं, दोबारा मौका दे रहे हैं और बोल रहे हैं तयोर ना वशम आगच्छेत, मैं कर ही क्या सकता हूं, मैं तो गैंगस्टर लोग
मेरी तो प्रकृति गैंगस्टर जैसी है। आपकी गैंगस्टर जैसी प्रकृति आपको डिफाइन कर रही है, आपके अटैचमेंट, आपके डिटैचमेंट, कि मैं गैंगस्टर लोगों के प्रति आकर्षित होऊंगा और साधु लोगों से दूर भागूंगा, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं क्योंकि मेरी प्रकृति ऐसी है। लेकिन कृष्ण क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है, कुछ ऐसा हम कर सकते हैं कि जिससे तुम इस प्रकृति में भी संशोधन करो। याद रखिए, ये जो स्वॉट एनालिसिस हमने किया, मेरी स्ट्रेंथ, मेरी वीकनेस, ये किस पे द्वारा डिफाइंड है, पुरानी प्रकृति के द्वारा। मेरी स्ट्रेंथ है बंदूक अच्छी चला सकता हूं, ये स्ट्रेंथ है ना, क्यों, ये कई जन्मों में चलाते हुए आया हूं, समझ रहे हैं। तो बोले नहीं नहीं, वो उस स्ट्रेंथ वीकनेस की यहां बात नहीं हो रही है, ये स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी सेट को समझो और अपनी प्रकृति को रिट्राइव करो, फिर से ऊपर उठाओ। हाँ, चेंज करो। क्यों चेंज करो, क्यों चेंज करो, क्योंकि जो तुम्हारी तथाकथित स्ट्रेंथ है वही तुम्हारी थ्रेट है। किसी किसी का स्ट्रेंथ उनकी थ्रेट बन जाता है, कोई कोई स्ट्रेंथ ही हमारा थ्रेट बन जाता है। समझ पा रहे हैं, डिफिकल्ट हो रहा है। स्ट्रेंथ जैसे अगर मेरा स्ट्रेंथ है मैं झूठ बोलने में एक्सपर्ट हूं, या मैं करप्शन करने में एक्सपर्ट हूं, ये क्या है, स्ट्रेंथ है। लेकिन यही स्ट्रेंथ किसी व्यक्ति के लिए थ्रेट बन सकता है। आप समझ पा रहे हैं। और ये स्ट्रेंथ वीकनेस कहां से हासिल किया व्यक्ति ने, पास्ट। और बोले इस जन्म में नहीं चेंज कर सकते थे, कर सकते, लेकिन एसोसिएशन क्यों उसी को चुना हमने। फिर मैं डिफाइन कर रहा हूं, बारंबार ये बात को ध्यान रखिए, पास्ट लाइफ के इंप्रेशन इस लाइफ में हमारे एसोसिएशन को डिफाइन करते हैं, क्योंकि मेरा अट्रैक्शन किसके प्रति होगा, पास्ट लाइफ की क्वालिटी से कारण होगा। लेकिन ये 2 श्लोक सुनने के बाद अर्जुन के मन में क्या आया होगा, नहीं पिछले श्लोक में आया होगा मैं क्या ही कर सकता हूं, ये श्लोक सुनने के बाद क्या आया होगा, कर सकता हूं, क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं कर सकता हूं। यानी मैं जान जाऊं कि भैया अभी मेरा अट्रैक्शन किस दिशा में हो रहा है, एवर्जन किस दिशा में हो रहा है, अब मुझे उसके ऊपर वर्कआउट करना है, ताकि वो तथाकथित अट्रैक्शन और एवर्जन मेरे लिए स्टम्बलिंग ब्लॉक ना बने, मेरी उन्नति के लिए स्टम्बलिंग ब्लॉक ना बने। अट्रैक्शन और एवर्जन स्टम्बलिंग ब्लॉक कैसे बनते हैं, सेम एग्जांपल, कोई गैंगस्टर है जो कि ये मेरा अट्रैक्शन गैंगस्टर्स के प्रति है, तो ये जो मेरा अट्रैक्शन है ये मेरे लाइफ के लिए क्या बन सकता है, थ्रेट बन सकता है। तो कृष्ण कह रहे हैं तयोर ना वशम आगच्छेद, इसके वश में मत आओ, ऊपर उठो, यानी ऊपर उठने की स्कोप है। अब प्रश्न उठता है कि भाई कैसे जांच करें। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। कुछ लोग भारी आलसी होते हैं, हो सकता है पुराने जमाने में वो भालू रहे हो, होता है भाई, ये हो सकता है, वो 12-12 15-15 घंटे लोग सोते हैं। और क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि हो सकता है पूर्व जन्म में वो भालू रहे हो, तो जिसके कारण वो इंप्रेशन अभी भी उनकी सटल बॉडी में है। हो सकता है ना, ये बात हो सकता है और होता ही है। नहीं तो क्यों कोई व्यक्ति बचपन से देखते एक्टिव है, कोई बहुत लेजी होते हैं, क्या कारण है। अगेन अपब्रिंगिंग हैज नथिंग टू डू विद दिस। इनफैक्ट ये देखा जाता है कि एक ही माता पिता का एक बच्चा होता है, बहुत ही आलसी होता है, एक बहुत ही एक्टिव होता है। एक को दौड़ाने भगाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती है और एक को धक्का देना पड़ता है, उठ उठ उठ, ऐसा होता है ना। क्यों, ये क्यों हो रहा है, पास्ट लाइफ। अब मान लीजिए मम्मी पापा घर कहीं दूर गए हैं, तो 2 भाई हैं, तो एक इमीडिएटली कुछ काम करने निकल जाएगा, कुछ करेगा, दूसरा व्यक्ति टीवी चला के बैठ जाएगा, क्योंकि उसके पास्ट लाइफ के इंप्रेशन उसके इस लाइफ के अट्रैक्शंस एवर्जन्स को डिफाइन कर रहे हैं। एक व्यक्ति है जो दूसरे एक्टिव लोगों के साथ मिलेगा, उनकी संगति करेगा, उनके साथ उठना बैठने में उसको मजा लगेगा। एक व्यक्ति है जो अपने ही जैसे और आलसी लोगों का संग करेगा, उनके साथ उठना बैठना करेगा, अपने आप डिफाइन हो रहा है।
ये एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक में आप डिफाइन कर लीजिए आप उसको। लेजीनेस, कोई व्यक्ति बहुत ही लेजी है, कोई व्यक्ति बहुत ही मोरोस रहता है, दुखी आ रहा, जिंदगी उसकी दुख में कटती है। लोग ऐसे होते हैं, क्यों ऐसे होते हैं? प्रीवियस लाइफ में बहुत उसके ट्रॉमास रहे होंगे जो इस लाइफ में वो कैरी करके चल रहा है। हमेशा हतोत्साहित, निरुत्साहित, दुखी, जीवन से त्रस्त, ऐसे लोग होते हैं। तो अब वो अब वो पोएट्री भी वैसी सुनेगा, सॉन्ग भी वैसी सुनेगा, वो वीडियो भी वैसी दुखी वाली देखेगा, और उसको कभी नहीं लगेगा कि मुझे इसके ऊपर उठना है। यानी जो प्रीवियस लाइफ के इंप्रेशन है, उसी इंप्रेशन के अनुसार व्यक्ति आकर्षित हो रहा है इस लाइफ में चीजों से। उसको आप खाली छोड़ दीजिए, इमीडिएटली वापस से जाकर के वो उसी सिचुएशन में गिर जाएगा। समझ पा रहे? ये पॉइंट समझ रहे? क्लियर समझ आ रहा है? ये गीता में भगवान की प्रकृति में जानती, मतलब ये व्यक्ति उस प्रकृति का है, स्वभावगत है। प्रॉपर एग्जांपल देते हैं, आप कीड़े को मल से बाहर निकालिए, वापस कीड़े मल में जाके घुस जाएगा। क्यों? उसका स्वभाव है। कीड़ा, एक जो ये मौत होता है, वो जाके लाइट में तुरंत घुसता है, उसका नेचर है। एक बड़ा सा कमरा है, उसमें फूल डाल दीजिए, मधुमक्खी होगी, सॉरी बटर, ये हाउस फ्लाई होगी, तो किसी कोने में गंदगी पकड़ के वहां बैठ जाएगी। और पूरे कमरे में गंदगी है, किसी कोने में फूल रखे हुए हैं, तो जो हनी भी है वो वहां आके बैठ जाएगी। उसको स्वभावगत है ये। तो हर व्यक्ति अपने स्वभाव की तरफ प्रेरित है, और उसी स्वभाव को वो कल्टीवेट करता है। लेकिन वही स्वभाव उसके लिए आइदर स्ट्रेंथ बनते हैं या वीकनेस बनते हैं, अपॉर्चुनिटी बनते हैं या थ्रेट बनते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है जो वैश्यवृत्ति का है, हर व्यक्ति वैश्यवृत्ति का नहीं। जो हम बोलते हैं ना स्टार्टअप, हर व्यक्ति स्टार्टअप माइंडसेट का नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जिनका स्टार्टअप माइंडसेट होता है, कैसे भाई पैसा कमा लूंगा। क्यों ऐसा माइंडसेट है उनका? वो प्रीवियस लाइफ से कैरी कर रहे हैं, फिर वो उसी तरह की वीडियो देखते हैं, उसी तरह का डिस्कशन करते हैं। ऐसा होता है ना? क्यों ऐसा करते हैं? उनका नेचर, तो उनके पास्ट लाइफ का ये पर्टिकुलर इंप्रेशन उनके लिए एक स्ट्रेंथ बन गया। समझ पा रहे हैं? कुछ लोग होते हैं जिनका नेचर ऐसा नहीं होता है, तो डिपेंड करता है। कुछ लोग बहुत ही एकेडमिक होते हैं, कुछ लोग बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, साइंटिफिक माइंड के होते हैं, कुछ लोग अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार का होता है। ये कौन के? तो अगर वो व्यक्ति, सपोज करिए मेरा माइंडसेट है कि मैं एक स्टार्टअप माइंडसेट का व्यक्ति हूं, जो कि मैं हूं। हाँ, मतलब हूं। अगर मान लीजिए मैं अपने प्रोफेशन को वही डायरेक्शन दूंगा, तो मैं कितना आगे बढ़ूंगा। लेकिन अगर मैं एक स्टार्टअप माइंडसेट का व्यक्ति हूं और मुझे कोई बोलेगा कि मुझे दिन में 10 घंटे जॉब नौकरी करनी है किसी की, तो ना मैं खुश रहूंगा, और अगर मैं खुश नहीं रहूंगा तो फिर अब अपने दुख को दबाने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अधिकतर लोग जो कॉर्पोरेट में होते हैं, कुछ की इच्छा होती है कि मैं पेंटिंग करूं, कुछ की इच्छा होती है मैं गीत गाऊं, कुछ की इच्छा होती है मैं कविताएं लिखूं, कुछ की इच्छा होती है कि मैं ब्लॉगिंग करूं, लेकिन कमबख्त उनको बैठ करके कंप्यूटर चलाना पड़ता है। प्रकृति जनित, स्वभाव जनित कार्य उनका था पेंटिंग करना, सिंगिंग करना, कविताएं लिखना, पहाड़ चढ़ना। करना क्या पड़ रहा है उनको? बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल प्रेशर्स वॉट एवर, उनको करना पड़ रहा है, बैठे कंप्यूटर पे दिन भर लगा रहना पड़ता है। अब फ्रस्ट्रेटेड है, तो फ्रस्ट्रेशन को दूर भगाने के लिए क्या करेगा? स्मोकिंग करेगा, है ना, ड्रिंकिंग करेगा। क्यों कर रहा है वो? क्योंकि उसने अपने प्रकृति को कभी जाना ही नहीं, अपने प्रकृति को कभी उसने एनालाइज ही नहीं किया। कृष्ण गीता में यही श्लोक में ये बात भी बोल रहे हैं, निग्रहम किम करिष्यति, तुम्हारी प्रकृति एक दिशा में जा रही है, तुम दूसरी दिशा का प्रोफेशन अपनाए हो, अब लगे हो बैलेंस बनाने के लिए। आधे से ज्यादा लोग फ्रस्ट्रेटेड क्यों रहते हैं? अपनी प्रकृति को कभी जान नहीं पाते हैं, जिसके फलस्वरूप गलत प्रोफेशन में आ जाते हैं। अब फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है, और क्या बोलते हैं, लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करके जीते हैं। तो एक समय था जब बोलते हैं लाइफ इज टू बी सेलिब्रेटेड, लाइफ इज सेक्रेड, लाइफ इज ऑस्पिशियस, लाइफ इज फेस्टिविटी। अब बोलते हैं लाइफ इज कॉम्प्रोमाइज, लाइफ इज स्ट्रगल। उनकी डेफिनेशन लाइफ की बदल जाती है। क्यों बदल गई? क्यों बदल गई? क्योंकि
क्योंकि सही समय रहते हुए अपनी प्रकृति को उन्होंने समझा नहीं, अपने स्वॉर्ट को उन्होंने समझा नहीं, अपने स्वभाव को उन्होंने समझा नहीं। अगर समझ लेते थे तो उस दिशा में कार्यरत होते थे और लाइफ उनके लिए फेस्टिविटी बन जाती थी, इंजॉयमेंट बन जाता था, आनंद का स्रोत बनता था। अब लाइफ क्या है? कॉम्प्रोमाइज। इसका मतलब यह है कि सही समय पे अपनी प्रकृति को समझ जाना चाहिए। और प्रकृति केवल अपब्रिंगिंग से डिफाइन नहीं हो रही है, प्रकृति अपब्रिंगिंग पीछे प्रीवियस एक्सप्रेशंस जो हम लाइफ कैरी करके चल रहे सेटल बॉडी में, उससे भी डिफाइन हो रही है। कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं बता रहा हूं, तुमको पता है, मैं तो वही तुमको पहले बता चुका हूं, वही पॉइंट में रिपीट कर रहा हूं। समझ पा रहे हो? प्रकृति को पहचानना ये है आज का टॉपिक। समझ रहे हो? भेड़ चाल नहीं चलना है, अपनी प्रकृति को पहचानना है। नहीं पहचानेंगे तो क्या होगा? और समय रहते हुए नहीं पहचानेंगे तो क्या होगा? जो लाइफ सेलिब्रेटेड है, फेस्टिविटी है, वो कॉम्प्रोमाइज और क्या कहते हैं स्ट्रगल में बदल जाएगी। अब प्रकृति को कैसे पहचाने, उसके 3 तरीके हैं। प्रकृति को पहचानने के 3 तरीके हैं, बहुत से फेमस तरीके, आप लोगों ने सब सुने हुए तरीके। पहला तरीका है माइंडफुल रिकलेक्शन। कभी आदमी को खाली बैठना चाहिए, अकेले बैठना चाहिए, पेपर कलम लेकर के बैठना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि भाई मेरे लिए मैं क्या हूं, मेरे क्या लाइकिंग्स हैं, क्या डिसलाइकिंग्स हैं, क्या मेरी स्ट्रेंथ्स है, क्या मेरी वीकनेसेस हैं, किन चीजों पर मुझे काम करना है, किन चीजों से दूर रहना है, किन चीजों में मैं अच्छा कर सकता हूं। कभी कभी मैं तो ऐसा करता हूं, कभी फ्रस्ट्रेटेड होता हूं और जिंदगी में कोई राह दिखाई नहीं देती है तो कॉपी कलम लेकर के बैठ जाता हूं, नहीं तो मोबाइल में अपना लिखता रहता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं किन चीजों में अच्छा हूं, किन चीजों में मुझे आगे बढ़ना चाहिए, किन चीजों में मैं उतना अच्छा नहीं हूं। अब मान लीजिए मेरे पास गंधर्व कला नहीं है, अच्छा गा नहीं सकता, और मैं सपने देखूंगा अरिजीत सिंह बनने का, तो गलत दिशा में सपने देख रहा हूं ना। वो सपना केवल मुझे क्या देगा? फ्रस्ट्रेशन देगा। समझ पा रहे? अगर मेरा वो नहीं है इंक्लिनेशन, कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं गाना सीखूंगा, 2-4 गाने की वीडियो देख लेते हैं, मैं सीखूंगा। गाना सीखने के लिए जो सिंगिंग करते हैं, जानते हैं कितना रियाज करते हैं? कितना करते हैं? बहुत, मतलब कितना? बहुत। तुम कितना करते हो? जो पेंटर लोग कितना रियाज करते हैं? अच्छे पेंटिंग वाले, एक तुम हो, तुम्हारा दोस्त है, दोनों पेंटिंग में है, नहीं तुम्हारे दोस्त कोई रुचि नहीं है पेंटिंग में। कभी जिंदगी में वो कोई आर्ट गैलरी देखने नहीं गया, कभी क्यों? केवल ले लिया कोर्स, बिकॉज जो भी प्रेशर में ले लिया है ग्रेजुएशन में डिग्री लेने के लिए, कभी, लेकिन कभी किसी, भाई पेंटर मतलब होता है कि जब तक कलम, जब तक ब्रश ना उठाए, कुछ ऐसे दीवार पे मार ना दे कलर, तब तक उसको चैन नहीं पड़ेगा। अब देखिए, आइडियली पेंटिंग कॉलेज में किनको होना चाहिए था? जिनका पेंटिंग में स्वाभाविक रुचि, उन लोग को होना चाहिए था, लेकिन 90% लोग को रुचि नहीं है। हार्डली वो किसी आर्ट एग्जीबिशन देखने जाते हैं, हार्डली किसी आर्टिस्ट से मिलते हैं, हार्डली कभी कुछ करते हैं, केवल डिग्री लेने के लगे। और जो वास्तविक पेंटर होता है, उसको वो ही डजंट केयर फॉर डिग्री एट ऑल, डिग्री के लिए भी केयर नहीं करता, वो तो बस लगा रहता है। गाने वाले कितनी मेहनत करते जानते हैं? मेहनत नहीं, इनको स्वभाव है। मैंने कई बार शुरू किया है, आज से मैं गाना सीखूंगा, घंटे भर के बाद बंद, नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि मेरे स्वभावगत नहीं है, वो मेरी स्ट्रेंथ नहीं बन सकता। मैं प्रेशर में कभी कभी हो सकता है कि भाई सारे डिवोटी लोग हारमोनियम पे आ कर रहे हैं तो मैं भी आ कर लूं, तो कभी कभी प्रेशर में उठा लेता हूं, पर वो मेरा स्वभाव नहीं है। और कुछ समय करने के बाद मुझे फ्रस्ट्रेशन होता है। क्यों? क्योंकि मैं उसके लिए नहीं बना हूं, मेरा नेचर नहीं है। आइडियली अगर किसी को म्यूजिक सीखना है तो उसको सुबह 3 बजे से बैठना पड़ता है और आ करके कम से कम 4-5 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 10 साल मेहनत करेगा तब जाके अच्छा वो गायक बनेगा। हम 10 मिनट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? स्वभाव नहीं है। अब मैं अपने स्वभाव के विपरीत जाकर के, अपस्ट्रीम जाकर के, नदी एक दिशा में बह रही है, मैं दूसरी दिशा में जाके घंटों घंटे कितना कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा।
वो प्रेरणा ही नहीं आएगी मुझे। समझ पा रहे हैं? तो जो स्टार्टअप माइंडसेट वाला व्यक्ति तो उसको बताना नहीं पड़ता है। लोग, अभी हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, स्टार्टअप स्टार्टअप, हर व्यक्ति बोलता है स्टार्टअप करूं स्टार्टअप करूं। स्टार्टअप वही कर सकता है जो ठेला लगा सके। अगर आप आईटीआर के सामने ठेला लगाने की सक्षमता रखते हैं तो आप स्टार्टअप कर सकते हैं। क्योंकि कल को अगर आप मार्केटिंग में उतरेंगे, अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, तो प्रोडक्ट कैसे बेचेंगे? अगर आप रोड पे जाके अपने प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, घर घर जाके अपने प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, आप स्टार्टअप करने के लायक नहीं है। केवल बड़े बड़े स्टार्टअप करके इंक्यूबेशन सेल में बैठ जाएंगे आईटीआर के और सोचेंगे स्टार्टअप हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। व्यापारी आदमी को रोड पे उतरना पड़ता है, अपना प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, उसके लिए जलील होना पड़ता है, सुनना पड़ता है। देखा नहीं जो मार्केटिंग वाले आते हैं एनसाइक्लोपीडिया लेके घूमते रहते घरों में, ले लीजिए कितने कुछ बताते हैं एनसाइक्लोपीडिया के बारे में। एमबीए वालों से मार्केटिंग कराई जाती है, केवल क्लासरूम में बैठ के मत एमबीए करो, फील्ड पे उतर के करो, तो वास्तविक एमबीए हो कि फालतू के हो। क्यों? क्योंकि थ्योरी डिफरेंट है, लेकिन अगर तुम सच में हो, तुम्हारी मार्केटिंग स्किल नहीं, तो काय के एमबीए? पॉइंट समझ पा रहे हैं? तो ये सब व्यक्ति का नेचर के हिसाब से डिफाइन होता है। मेरा नेचर, मैं अगर शाय हूं, मैं अगर शर्माता हूं, लोगों से बात नहीं कर पाता, मैं काय का मार्केटिंग करूंगा? मुझे अगर पॉलिटिशियन बनना है, लेकिन मैं भाषणबाजी जानता नहीं हूं, झूठ नहीं बोल सकता हूं, निंदा नहीं कर सकता हूं, मैं पॉलिटिशियन नहीं बन सकता हूं। अगर मैं एक्टिवली अवेलेबल नहीं हूं मीडिया पे, कभी कोई कमेंट बाजी कर दी, किसी को गाली दे दी, कि मोदी जी को टांग खींच दी, उसको कुछ बोल दिया, अगर मैं ये नहीं कर सकता, मैं पॉलिटिशियन नहीं बन सकता। क्योंकि पॉलिटिशियन बनने के लिए आपको ये कुछ कला आनी चाहिए, ये स्वाभाविक होता है। समझ पा रहे हैं ना? पॉइंट इज, मेरे नेचर के अगेंस्ट में जाऊंगा मैं, तो मैं कभी भी सफल नहीं होगा। और अगर तथाकथित रूप से सफल भी हो गया, सुखी नहीं रहूंगा। और उस वॉइड को कैसे फिल करूंगा? मैं एग्जांपल लेता हूं, बहुत सारे एग्जांपल है मेरे पास, प्रैक्टिकल एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए, ये एग्जांपल मैंने कौन सा दिया? पेंटिंग वाला एग्जांपल दिया, ठीक है? तुम्हारा एग्जांपल दे रहा था मैं, दूसरा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए मेरा नेचर नहीं है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाऊं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले को व्यक्ति कम से कम 12 घंटे से तो कम पढ़ ही नहीं सकता। जैसे ऋतिक पढ़ता है, पढ़ता है, क्यों पढ़ता है? उसको पुश बाहर से नहीं लेना पड़ता, उसको कोई दुनिया की मोटिवेशनल वीडियो पुश नहीं देती है, खुद से पढ़ता है। क्यों? स्वभावगत है। अब मेरे को 2 मैंने 4 वीडियो देख ली जिसमें कलेक्टर ऐसे ऐसे चल रहा है, और मैं हो गया मैं भी यूपीएससी करूंगा, लेकिन मैं उस लेवल की कमिटमेंट नहीं दे सकूं, क्योंकि मेरा नेचर नहीं है। मानते प्रज्ञा सही बोल रहा हूं? ये बात आप समझ पा रहे हैं? तो पॉइंट इज, हमारा जो नेचर के अगेंस्ट में हम काम करेंगे, हम कभी सफल नहीं होंगे, और तथाकथित हम कभी उसमें अपना 100% दे ही नहीं पाएंगे। यही बात तो भगवान गीता में कह रहे हैं। और ये जो हमारा नेचर है, ये हमारी चॉइस नहीं है। एट द प्रेजेंट मोमेंट हम बहुत सारी चीज कैरी करके लाते हैं। हर व्यक्ति को अंदर से इंपेटस नहीं आता। आप कितनी अच्छी अच्छी यूपीएससी की वीडियो दिखाते, हर व्यक्ति नहीं बनना चाहता कलेक्टर। क्यों नहीं बनना चाहता? नहीं है उसका इंक्लिनेशन। क्यों इंक्लिनेशन नहीं है? वो कैरी नहीं कर रहा है। और जिसका इंक्लिनेशन होता है, उसको सारी चीजें अलाइन हो जाती है, बचपन से ही उसके अंदर वो अलाइनमेंट आ जाता है। वो ऑब्जर्व करता है, वो बुक्स पढ़ता है, वो न्यूज़पेपर पढ़ता है, अपने आप आ जाता है। या कभी बचपन से नहीं आ रहा है, तो अचानक कभी किसी ने सुना कि यूपीएससी होता है, अच्छा यूपीएससी होता है, और एक बार में क्लिक ऐसा होता है, मैं करूंगा। और एक ही बार में इतना फोर्स आ जाता है उसके अंदर, बाहर से उसको इंपेटस नहीं लेना पड़ता। क्यों नहीं लेना पड़ रहा? वो अंदर से कैसे क्यों कैरी कर रहा है? हर व्यक्ति तो कैरी नहीं करता। अब इतना था कि 20 साल में उसको पता नहीं था, 21वें साल जैसे उसको पता लगा उसका डायरेक्शन, 100% कमिटमेंट के साथ लग जाता है। उतने कमिटमेंट के साथ जो 4 साल से पहले से लगा वो भी नहीं रह पाएगा, वो तुरंत कमिटमेंट पे आ जाएगा। क्यों आ गया? क्योंकि उसका स्वभाव उसको उस जगह पे प्रेरित कर रहा है। वो स्वभाव उसने कहां से प्राप्त किया है? उसने प्रीवियसली प्राप्त किया है। वो अट्रैक्शन उसने कहां से प्राप्त किया? प्रीवियसली प्राप्त किया है। तो ये केवल कैरियर ओरिएंटेड ऑप्शंस के लिए नहीं है, ये लाइफ के हर एस्पेक्ट के लिए, हर क्वालिटी के लिए। कुछ लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, कुछ लोग हमेशा बहुत क्लियर फोकस वाले रहते हैं। ये कैसे आ गया? कहां से कैरी कर रहा है व्यक्ति? कुछ लोग बहुत सिस्टमेटिक होते हैं, साफ सफाई में रुचि रहते हैं, हर चीज बहुत सिस्टमेटिक रखेंगे, साफ करके रखेंगे।
कुछ लोग बहुत ही हेजी रहते हैं, ये कहां से कैरी कर रहे हैं? प्रीवियस लाइफ से। बहुत सारी चीजें हम प्रीवियस इंप्रेशन कैरी करते हैं। लेकिन गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि अगर आपने अपने प्रीवियस लाइफ के एक्सप्रेशन को समझ लिया और आप समझ गए कि भैया ये चीज जो है ये गलत दिशा में जा रही है, आप चेंज रखने की क्षमता रखते हैं। यानी लास्टली बोलूंगा कंक्लूड करते हुए, प्रीवियस लाइफ के इंप्रेशन आइदर हमारा स्ट्रेंथ हो सकता है और हमारा वीकनेस हो सकता है। प्रीवियस लाइफ का इंप्रेशन आइदर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है और हमारे लिए थ्रेट हो सकता है। अगर मैं प्रीवियसली पेंटिंग में मेरा इंक्लिनेशन है, तो यही पेंटिंग का जो इंक्लिनेशन है ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है, मेरी स्ट्रेंथ बन सकता है। अगर इस फील्ड में मैं जाऊंगा तो मेरे लिए बहुत सारे रास्ते खुले हैं, और मेरे अंदर वो नहीं है, जबरदस्ती करूंगा तो वही मेरे लिए वीकनेस और थ्रेट बन जाएगा। मेरा इंक्लिनेशन अगर बंदूक चलाने में है तो यही प्रीवियस इंप्रेशन मेरे लिए वीकनेस है। मेरी क्यों वीकनेस है? क्योंकि इस बार मेरे को, इस लाइफ में भी वो मेरे को बहुत सारे लीगल मैटर्स में फंसा देगा, वो मेरे लिए थ्रेट है। तो मुझे क्या करना चाहिए? उसको चेंज करना चाहिए। इसका मतलब है कि आपके प्रीवियस इंप्रेशन, आपका जो इंक्लिनेशन, अगर आपका स्ट्रेंथ है और अपॉर्चुनिटी है, उसी दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। और आपका अगर प्रीवियस इंक्लिनेशन आपके लिए वीकनेस है और थ्रेट है, उसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। इससे हम लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे। तो अब हम होमवर्क ये है आप लोगों के लिए, आपको करके आना है कि आप लोग को सबको अपना शॉर्ट एनालिसिस करना है। आपका इंक्लिनेशन क्या है, आप प्रीवियसली क्या इम्पेटस कैरी कर रहे हैं जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खोल रहा है और आपके लिए थ्रेट्स के रास्ते खोल रहा है। अलग अलग है। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं लेकिन मैं बहुत लेजी भी हूं। होता है ना, कुछ लोग हाईली इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन हाईली लेजी होते हैं। तो उन्हें अपने लेजीनेस को ऊपर वर्कआउट करना है और अपने इंटेलिजेंस को सही डायरेक्शन देना है। तो हर व्यक्ति के प्रीवियस इंप्रेशन, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है, हर व्यक्ति का प्रीवियस इंप्रेशन उसके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज लेकर के आता है, कुछ थ्रेट्स लेकर के आता है। हर व्यक्ति के प्रीवियस कई प्रकार के, मान लीजिए 10 आपके पास टोटल 20 एट्रीब्यूट्स आपने खोजे, उसमें से 10 आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं, 10 आपके लिए थ्रेट लेके आ रहे हैं, 10 आपके लिए स्ट्रेंथ बन रहे हैं, 10 आपकी वीकनेस है। स्ट्रेंथ एरियाज को क्या करना चाहिए? आगे बढ़ाना चाहिए। उस दिशा में अपने प्रोफेशन को, अपने कैरियर को, अपने को उस दिशा में आगे ले जा सकते हैं आप। और जो आपके लिए वीकनेसेस बने हुए हैं, थ्रेट बने हुए हैं, उसको वर्कआउट कर, खत्म तो जीरो तो नहीं कर पाएंगे, इतनी शक्ति हमारी नहीं है कि हम इमीडिएटली उसको जीरो कर पाए, लेकिन उसको कैसे हम दबा सके, इसको हमको देखना चाहिए। तो कैसा, तो क्या है, कैसे है, तो यहां पे लिखा है कैसे अपने नेचर को समझे। पहला है माइंडफुल रिकलेक्शन। कभी कभी अपने आप के साथ समय बिताना चाहिए, गैजेट्स को साइड में रख देना चाहिए, मोबाइल फोन को साइड रख देना चाहिए, अपने आप के साथ समय बिताना चाहिए। और क्या कहते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्या बोल रहे, कोई क्या बोल रहे अगर अपने आप समय बिताएंगे, अपने आप के साथ समय बिताएंगे सॉलिट्यूड में, तो बहुत ओपन हो जाता है। या जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है। जब अगर व्यक्ति शांति से बैठ करके, और जो शांति से बैठ करेगा उसको मिलेगा, लेकर घूमता फिरता रहेगा तो उसको नहीं मिलेगा। ये बहुत है भैया, वैभव जी ध्यान रखो इस बात को। माला लेकर के अगर घूमते रहोगे दिन भर तो नहीं होएगा, है ना। कब होगा? शांति से बैठ करके, अकेले बैठ करके जब करोगे, माइंडफुल होगे, माइंडफुल रिकलेक्शन, तो ये निकल करके आएगा। और जब कुछ निकल के आते तो क्या करना चाहिए? नोट कर, लिखना चाहिए। जो लोग लिखते हैं वो लोग बहुत आगे बढ़ते हैं। क्यों ऐसा कहा गया है? मैं एक जगह पे सुन रहा था कि आपके माइंड में पूरी उलझी हुई तस्वीरें रहती है हर चीज की, लेकिन जैसे आप उसको लिखना शुरू करते हैं क्लैरिटी आती जाती है। किसी को अगर स्टार्टअप करना है,
मन में 1000 आइडिया हो सकते हैं, लिख लो, ये करूंगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। अभी हम लोग एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, है ना, आशुतोष वो हमारे पार्टनर है, तो हम मन में नहीं खोल रहे हैं, हमने लिखा उसको बकायदा कि हम कितने कुक्स को एंगेज करेंगे, कितने हेल्पर्स को एंगेज करेंगे, कितना हमारा इकोनॉमिक ब्रेकडाउन कैसा होगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसे होगा, एवरीथिंग हम लिखते हैं। लिखने से क्या होता है, चीजें सिंक्रोनाइज, क्लैरिटी आ जाती है। नहीं लिखेंगे तो माइंड में कुछ 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 चलता रहेगा। तो माइंडफुल रिकलेक्शन। दूसरा होता है, ये बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी, हमारे बहुत सारे बच्चों ने इसको अडॉप्ट किया है, आप लोग भी जिसको करना चाहें, जो कहते हैं न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। हर व्यक्ति का जो जन्म हुआ है संसार में बाई चांस नहीं हुआ है, जैसे कि हमने सुना, एक्सीडेंटल नहीं है। हाँ, पुराने पुराने कर्मिक इन्फ्लुएंस के कारण हम पर्टिकुलर डेट में, पर्टिकुलर तिथि में, पर्टिकुलर टाइम पे जन्म लेते हैं, और जिस पर्टिकुलर डेट में, जिस पर्टिकुलर टाइम में हम जन्म लेते हैं, वो बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करता है हमारे, क्या बोलते हैं, नेचर को। तो अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो एक एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए, अपना डेट ऑफ बर्थ उसको बताइए, वो आपके सारे एट्रीब्यूट्स निकाल के दे देगा। हमने किया है। किस किसने किया है? मैंने तो किया, मेरा तो जिसने बताया सच बताया। आदित्य ब्रो का बिल्कुल क्लियर क्लियर मिला डेटा सबका। ये बता रहा हूं ना मैं, लाइफ इज नॉट एन एक्सीडेंट। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति का इस संसार में जन्म हो रहा है तो प्रीवियस कर्मिक फ्लो लेकर के जन्म हो रहा है, तो बाई चांस जन्म नहीं हुआ है। हर व्यक्ति के जन्म के पीछे कुछ प्रैक्टिकल थ्योरीज, मतलब कर्मिक थ्योरीज है। तो पर्टिकुलर डेट पे, पर्टिकुलर टाइम पे जन्म लिया है। पर्टिकुलर डेट और टाइम आपके बहुत सारे नेचर को डिफाइन कर देता है। ये साइंस है एक। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी एक साइंस है, इसकी मदद ले सकते हैं आप। नहीं कंफ्यूजन हो रहा है, समझ आ रहा है, आपका स्वॉट एनालिसिस आप खुद नहीं कर पा रहे, तो एक काम करिए, जैसे पैथोलॉजी होती है, वो क्या करते हैं, आप ब्लड देते हैं, वो आपकी रिपोर्ट बना के दे देता है। वैसे एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट को, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट को, एस्ट्रोलॉजर को, अच्छे की डेफिनेशन हम बाद में कभी बता देंगे, अवेलेबल है। उसको केवल आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, वो आपके सारे एट्रीब्यूट्स निकाल देगा, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपकी अपॉर्चुनिटी थ्रेट निकाल के दे देगा, पूरा क्लियर क्लियर निकाल के दे देगा। अब उस पर काम करना नहीं करना है आपकी पर्सनल चॉइस है, पर वो निकाल के दे देगा। आप बिजनेस माइंड के हैं या आप जॉब माइंडसेट के, वो बता देगा आपके लिए। आप गवर्नमेंट जॉब आपके लिए प्रेफरेबल है कि प्राइवेट जॉब आपके लिए, वो भी बता देगा। आप एकेडमिक लाइन में ज्यादा अच्छा कर पाएंगे या अन्य किसी लाइन में अच्छा कर पाएंगे, वो बता देगा। क्लियर क्लियर क्यों बता देगा, किस आधार पे बता रहा है? क्योंकि आपका जो पर्टिकुलर टाइम ऑफ बर्थ है या डेट ऑफ बर्थ है, वो बाई चांस आपने उस दिन जन्म नहीं लिया है। आपने उस दिन जन्म इसलिए लिया है क्योंकि आपका प्रीवियस कुछ कर्मिक फ्लो है। तो मैंने तो जितना देखा है, कोई तो साइंस आजकल तो सब लोग कर रहे हैं, इंस्टाग्राम की, यूट्यूब के ऊपर तो इसके ये चलते हैं, कोर्सेज चलते हैं। 2 दिन का कोर्स कर ले आदमी, खुद ही का देख सकता है। क्लियर क्लियर बता देते हैं, इतना क्लियरिटी के साथ बता देते हैं कि मैं किस दिशा में आगे बढ़ूं। वीकनेसेस बता देते हैं, लिस्ट ऑफ वीकनेस, भैया आपके अंदर ये वीकनेस है। हाँ यार, सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही से बता देते हैं। तो इसका हम सहारा ले सकते हैं। भाई क्लैरिटी नहीं आ रही है, खुद से नहीं आ रही है, तो भाई इसका सहारा ले लो। जिनका माइंड बहुत स्टेबल और क्लियर है वो खुद से पता लगा लेते हैं, लेकिन जिनका माइंड स्टेबल और क्लियर नहीं है वो एक्सटर्नल सोर्सेज से पता कर सकते हैं। और तीसरा सबसे अच्छा तरीका कि मेंटर के आसपास घूमो, वो आपको वैसे ही बता देगा। है क्या? कॉल आ रहा है तो रेगुलरली कॉल कॉल अच्छा। तीसरा क्या बता रहे हैं कि अगर आपका कोई मेंटर है, वो आपको ऑब्जर्व करके बता देगा भैया आपकी स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है। ये 3 तरीके से आप अपने नेचर को बहुत क्लोजली समझ सकते हैं। और जैसे ही आपको नेचर क्लियर हो गया, आपकी स्ट्रेंथ पता चल गई, वीकनेस पता चल गई, अब आप उसके हिसाब से अपने अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को डिफाइन कर सकते हैं, अपने कैरियर को डिफाइन कर सकते हैं, अपने लाइफ के फ्लो को डिफाइन कर सकते हैं। आप बच सकते हैं उन चीजों से जो आप जिनके लिए वल्नरेबल हैं।
यहाँ तक कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये बता देती है, जैसे जैसे हमारे एक स्टूडेंट को उस चेक करवाया हमने, उसने बोला कि प्रभु इनका वल्नरेबिलिटी है, एक न्यूमरोलॉजिस्ट ने बताया कि इनकी वल्नरेबिलिटी है कि मतलब ही इज प्रोन टू एक्सीडेंट्स, ही मस्ट नॉट ड्राइव, वो ड्राइव ना करे। अब हो सकता है बोले मैं नहीं मानता, मत मानो, फिर बाद में एक्सीडेंट हो जाएगा तो मत बोलना। क्यों भाई? क्योंकि प्रीवियसली कर्मिक फ्लो आपको एक दिशा में लेके जा रहा है, कम से कम बच तो सकते हैं ना। अगर आपको पता चल गया है, अगर मुझे पता चल गया है कि यार ये चीज करने से मेरे लिए नुकसान हो सकता है, और एक व्यक्ति बता रहा है, ऐसा नहीं मैं आप चार आपके सामने रख दूंगा, न्यूमरोलॉजिस्ट केवल आपकी डेट ऑफ बर्थ से चारों सेम चीज बताएंगे, एप्स हैं वो बता देंगे। इसका अर्थ क्या है? किसी ने मनगढ़ंत नहीं बोला है, ये कैलकुलेटेड है। तो जब चार आदमी एक ही कैलकुलेशन दे रहे हैं तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करना चाहिए? समझना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। और नहीं स्वीकार करोगे तो फंसोगे। चॉइस है आपकी। कैरियर फ्लो को लेकर के किस दिशा में हम कैरियर बनाएं, वो हेल्प मिल जाती है। भाई आपका नेचर कैसा है उसके अनुसार आपको डायरेक्शन मिल जाती है। और लास्टली अगर आपके कोई मेंटर हैं जो आपको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं तो वो हेल्प कर सकते हैं। और तीनों ही अगर आप ऐड कर लीजिए तो कितना अच्छा हो। 1+2+3 माइंडफुल रिकलेक्शन प्लस टेकिंग एडवांटेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी प्लस हैविंग अ मेंटर, ये तीन चीजें अगर हो जाए तो व्यक्ति का नेचर कितना डिफाइंड हो जाएगा। और आपका नेचर अगर आपको डिफाइन हो गया है तो मैं कितना कुछ अपने अपने आप को अलाइन कर सकता हूं, कितना मेरे लिए लाइफ के मतलब प्रोस्पेक्ट्स खुल जाएंगे, प्रोस्पेक्ट्स खुल जाएंगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है आज की कि कंक्लूड करते हैं। कहां से शुरू किया हमने? क्या बताया सबसे पहले मैंने? लाइफ इज नॉट एन एक्सीडेंट। ये मैंने क्यों बताया? ये मैंने क्यों बताया? ये क्यों बताया आदित्य मैंने? नहीं, आशीष विद्यार्थी के लिए नहीं बताया मैंने। क्यों ये हमने शुरू क्यों किया? करेक्ट। अगर मैं आज के अपने, मैंने इसलिए बताया कि लाइफ इज नॉट एन एक्सीडेंट, क्यों? क्योंकि अगर मैं मानता हूं कि मेरे आज के जो लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स अटैचमेंट्स एवर्जन्स हैं, मेरे इंक्लिनेशंस हैं, मेरे मेरे ये बहुत कुछ निर्भर करते हैं मेरे प्रीवियस इंप्रेशंस पर, मेरे प्रीवियस कर्मिक फ्लो पर। अगर मैं बोलता हूं कि लाइफ इज एन एक्सीडेंट और प्रीवियस लाइफ होती नहीं तो फिर इस कॉन्सेप्ट का कोई अस्तित्व ही नहीं है। पर अगर तो इसलिए पहले मैंने समझाया कि लाइफ एक्सीडेंट नहीं है। सोल जो है सटल बॉडी सोल को कैरी करती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी। तो ये जो हमको लाइफ मिला है, दिस इज नॉट दी ओनली लाइफ। इसके पीछे हमारा बहुत बड़ा इतिहास है और बहुत सारे इंप्रेशंस हैं, बहुत सारे इंप्रेशंस इनबिल्ट है हमारी कॉन्शियसनेस में जो मैं इस लाइफ में कैरी करके लाया हूँ। इस लाइफ के मेरे अटैचमेंट्स, एवर्जन्स, लाइकिंग, डिसलाइकिंग्स, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, बहुत कुछ डिफाइन होते हैं प्रीवियस लाइफ से। और मैंने ये भी बताया कि इस लाइफ में मैं किस प्रकार की चीजों के प्रति आकर्षित हो रहा हूं और किस प्रकार की चीजों से दूर भाग रहा हूं, ये भी बहुत हद तक डिफाइन होता है प्रीवियस लाइफ। इसलिए लाइफ इज नॉट एन एक्सीडेंट। तो लाइफ इज नॉट एन एक्सीडेंट, देयरफॉर आई एम कैरिंग द इंप्रेशंस। अगर मैं बोलता हूं लाइफ इज नथिंग बट द केमिकल रिएक्शन, देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ, इस एनालिसिस का कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर मैंने दूसरा पॉइंट ये बताया, क्या बताया? नेक्स्ट पॉइंट हम कहां गए? क्लैरिटी ऑफ पर्पस। व्हाट इज द क्लैरिटी ऑफ पर्पस? इसको क्या कहते हैं? स्वॉट एनालिसिस। लाइफ में अगर कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है और सुखी होना चाहता है, दोनों ही चीजें, सफल और सुखी, जो भी आपकी डेफिनेशन होगी सफलता की सुखी की, लेकिन उसके लिए व्यक्ति को चाहिए अपना खुद का स्वॉट एनालिसिस करे। वो स्वॉट एनालिसिस किन किन चीजों पर निर्भर कर रहा है? प्रीवियस लाइफ के इंप्रेशंस और इस लाइफ की अपब्रिंगिंग, एसोसिएशन एक्सेट्रा। समझ पा रहे हैं? ये दोनों का कॉम्बिनेशन है।
कुल मिलाकर के मुझे जानना है अपना स्वॉट, अपने इम्पेटस, अपने नेचर को समझना, अपनी प्रकृति को समझना है। अपनी प्रकृति को समझने के लिए मेरे पास क्या साधन है? अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव को समझने के लिए, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझने के लिए, उसके लिए क्या क्या तरीके हैं? 3 तरीके हैं। एक, समय समय पर माइंडफुल रिकलेक्शन करें। दूसरा, इस तरह की वैदिक टेक्नोलॉजी का हम सहारा लें, जैसे एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी। और तीसरा, मेंटर, किसी मेंटर की मदद लें जो हमारे नेचर को डिफाइन कर सके, एक्सप्रेस कर, समझा सके हमें। और बेस्ट तो होगा जब हम 1+2+3 तीनों का ही सहारा लें, माइंडफुल रिकलेक्शन प्लस टेक्नोलॉजी का सहारा लें, प्लस एक मेंटर भी हमारे लाइफ में हो। इससे क्या होगा? इससे हमारे लाइफ का क्या मिल जाएगा? हमें स्वॉट मिल जाएगा। उस स्वॉट के अनुसार हम अपने कैरियर को डिफाइन कर सकते हैं, अपने हॉबीज को डिफाइन कर सकते हैं, और कई प्रकार की चीजों को हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके अनुसार हम जीवन यापन कर सकते हैं। एक और चीज मेरे को समझ में आ रहा है, जो नास्तिकवादी है वो ईश्वर पे विश्वास नहीं करते, कोई चीज का रीजन नहीं समझते हैं, कोई एक्सीडेंट के रूप में लगता है, तो जीवन अपना जैसे चल रहा है उस हिसाब से बिताना चाहते हैं। पर हमारा एक पर्पस है, तो वो ईश्वर को नहीं मानते इस चीज पे, लाइफ को ऐसे जी रहे हैं। बट हम आस्तिक आस्तिक ईश्वर को मानते हैं, ये चीज को बिलीव करते हैं कि ये पर्पस है। जब हमारा लाइफ आया तो हम ये चीज समझे पर्पस आया, तो और मेहनत करके करेक्ट। और हम भी एक पर्पस का है, तो हमारा उन्नति भी होगा और जो हमारे आसपास है उस चीज के लिए उन्नति करेंगे। इनफैक्ट नास्तिकवाद तो एक प्रकार का मतलब होपलेस सिचुएशन है कि जब कोई पर्पस ही नहीं है तो खत्म, मेहनत ही क्या करना है? फिर तो सब कुछ बाई चांस ही हो रहा है, सफलता भी बाई चांस ही है, और सफल हो भी गए तो फायदा क्या? अल्टीमेटली तो बाई चांस ही है। तो अब लास्ट पॉइंट, अब मान लीजिए आपको स्ट्रेंथ पता चल गई, मैंने एक और चीज ऐड करी थी कि अगर आपको स्ट्रेंथ पता चल गई, वीकनेस पता चल गई, तो नेक्स्ट करना क्या है? स्ट्रेंथ के अनुसार आगे बढ़ना है और वीकनेसेस को कमाने की कोशिश करनी, सप्रेस करना है। अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है और थ्रेट्स से अपने आप को बचाना है। स्वॉट का ये बेनिफिट है। लास्टली, अगर कोई व्यक्ति, स्वॉट आपको पता चल गया और मुझे पता चल गया कि मेरे लिए ये थ्रेट्स हैं या मेरे लिए ये वीकनेसेस हैं, तो अपने वीकनेसेस को सबड्यू कैसे करेंगे? भाई पता तो चल गया, सबड्यू कैसे करेगा व्यक्ति? पता चल गया भाई ये लिस्ट ऑफ वीकनेस। पहली बात तो व्यक्ति जानना नहीं चाहता कि मेरी वीकनेस क्या है। ऐसा कहते हैं ना कि भाई उसको उठा सकते हैं जो सो रहा है, उसको नहीं जो सोने का नाटक कर रहा है। अधिकांश लोग अपनी वीकनेस जानना ही नहीं चाहते, अधिकांश लोग। कुछ भाग्यशाली लोग होते हैं जो अपनी वीकनेसेस को जानने के लिए कोशिश करते हैं, उत्साही होते हैं, मैं जानूं तो सही मेरी वीकनेसेस क्या है। कुछ लोग, मैं जब घर जाता हूं तो मेरी मम्मी बोलती तुम्हारा वजन बढ़ रहा है, तुम्हारे सब कुछ जीवन में ठीक चल रहा है, सब बढ़िया है, बस एक ही कमी है, तो थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्योंकि उनको पता है, वो मेरी मेंटर है ना, वो गुरु मेंटर, पेरेंट्स मेंटर होते हैं। बोले देखो हम तुम्हें कोई नहीं टोकता, लेकिन हम टोक रहे हैं, तुम्हारा सब कुछ अच्छा है, तुम अच्छे रास्ते पे हो। मेरी मम्मी मुझे अभी आते समय बोली तुम बढ़िया कर रहे हो, सब कुछ बहुत बढ़िया है, हमें तुमसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक चीज है तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्यों? तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने मेरा स्वॉट एनालिसिस किया, उन्होंने कहा कि तुम्हारे सारे एरिया स्ट्रेंथ एरियाज है, पर एक ही वीकनेस है, तुम एक्सरसाइज नहीं करते। फायदा क्या होगा अगर तुम सब कुछ अच्छा कर रहे हो लेकिन तुम्हारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी? तो मेंटर क्या करते हैं, हमारे वीकनेसेस को हमारे सामने उजागर करते हैं। दैट इज द व्हाट, इसी का तो यही तो होता है मेंटर का कार्य। न्यूमरोलॉजिस्ट ने क्या बोला कि भाई तुम, आपका गुरु स्ट्रांग है। गुरु स्ट्रांग होने का मतलब आपका भारीपन रहेगा। गुरु ज्ञान और भार से संबंधित होता है ना, ये तो सब एस्ट्रोलॉजी सब जानते हैं इस बात को। तो बोले इसलिए आप देखिए जो ज्ञानी लोग होते हैं वो भारी लोग होते हैं। आप किसी भी ज्ञानी आदमी को देखो, कोई भी अगर ज्ञानी आदमी होते हैं, जनरली आप देखिए बड़े बड़े संत महात्मा जितने होते हैं, महंत लोग होते हैं, क्योंकि ये उसमें उनका बस नहीं चलता हर चीज में।
ज्ञान अगर है, और गुरु की पद, गुरु शब्द का ही अर्थ होता है भारी। गुरु शब्द का संस्कृत में अर्थ क्या होता है? भारी। अब गुरु है लेकिन दुबला पतला है, अजीब होगा ना। तो गुरु शब्द का ही अर्थ क्या होता है? भार। लेकिन अब ये, यानी ये क्या ही कर रहा है कोई व्यक्ति, लेकिन ये हुई यही एक जगह, ये उसका गुरु ज्ञान और भार उसके लिए स्ट्रेंथ है, एट द सेम टाइम उसके लिए क्या है? वीकनेस है। देखो स्वॉट एनालिसिस का मैं पर्सनल एप्लीकेशन बता रहा हूं जो मेरे ऊपर हुआ है। गुरु ज्ञान और भार। भाई मैं गया था बांग्लादेश, हमारे साथ रसायन थे, मैं हैवी, रसायन थोड़े मुझसे कम, दुबले बदले टाइप के। जितने लोग देखे मुझे प्रणाम करें, जबकि वो वैसे कम से कम 10 साल सीनियर, 15 साल सीनियर। क्यों? क्योंकि लोगों का जनरली भावना क्या होती है, जो हट्टा खट्टा जो भारी है वो बड़ा महंत है। अब आप समझ रहे हैं? मतलब ये जो चीज आपके लिए स्ट्रेंथ बन रही है, लेकिन वही आपकी क्या है? वीकनेस भी है। आप समझिए, मतलब पॉइंट को थोड़ा सा रिलेट करिए। स्ट्रेंथ और वीकनेस का एनालिसिस मैं बता रहा हूं, वही स्ट्रेंथ लेकिन एट द सेम टाइम वही वीकनेस है। तो मेंटर क्या करते हैं? न्यूमरोलॉजिस्ट तो ये बता दिया कि भैया भार है, भार रहेगा, इतना बोल रहे। कि मेंटर क्या बोल रहे हैं? भैया बाहर रहेगा, लेकिन फिर हार्ट में प्रेशर भी रहेगा, समझ रहे हैं? और फिर क्या कहते हैं, स्टेमिना भी कम रहेगा, तो उसके लिए क्या करो? एक्सरसाइज करो। अब वो अलग बात है कि आप गुरु की बात नहीं माने, वो एक अलग टॉपिक है। माता पिता ने बोला आप नहीं माने, मैं तो प्रसाद लेने बैठा हूँ, आशुतोष मेरे साथ जानता है, बैठे जब बात प्रसाद लेने शुरू करे, तुम्हारा वजन बढ़ रहा है, मैंने कहा खाना ही नहीं मुझे। जो भी है, मेंटर क्या करते हैं? माता पिता भी गुरु है, माता पिता भी मेंटर है। वो हमको सही मार्गदर्शन देते हैं, भाई तुम्हारा सब कुछ अच्छा है, लेकिन तुम्हें इस एरिया पे वर्कआउट करना पड़ेगा। अब अगर मैं सुन के जान के भी अगर वर्कआउट ना करूं, और वर्कआउट ना करूं, तो ये क्या है? ये मेरे लिए, मतलब क्या बोलते हैं, ये मेरे लिए एक लेमेंटेबल सिचुएशन हो जाती है कि भैया मेरा स्वॉट एनालिसिस किसी ने कर दिया, मैंने खुद कर लिया अपने माइंडफुल रिकलेक्शन से, मेरे न्यूमरोलॉजिस्ट ने भी बता दिया प्रभु जी आपका सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन हेल्थ ठीक नहीं रहेगा क्योंकि भार है। बोला है, क्लियर बोला है, आपको हेल्थ इश्यूज रहेंगे। और ये तो कोई भी देख के बोल देगा, थोड़ी ना उसको न्यूमरोलॉजी की स्टडी करनी। लेकिन तो आप उसको डेट ऑफ बर्थ बताइए। एक लड़की सुसाइड कर ली, मैंने न्यूमरोलॉजिस्ट को उसका डेट ऑफ बर्थ दिया, वो पता क्या बोला? उसको बताया नहीं मैंने कि सुसाइड कर ली, उसने देख के बोला कि प्रभु जी इसका मेंटल डिसऑर्डर रहेगा। देख के, मतलब मैंने ना बताया ना केस बताया, केवल मैंने डेट ऑफ बर्थ बताया, उसने क्लियर बता दिया कि इसका माइंड रिलेटेड, इमोशन रिलेटेड हैवी मतलब सिचुएशंस रहेगी। इसका अर्थ क्या है? विज्ञान है, तुरंत बता दिया। मैंने नहीं बोला कि भैया तुम सही बोल रहे हो, ऑलरेडी इतना हैवी सिचुएशन है कि वो दैट गर्ल कमिटेड सुसाइड, लेकिन उसने बता दिया। तो ये मैं बता रहा हूँ कैसे आप इन टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं। और तीसरा मेंटर, वो तो दिन भर आपको बोलते रहेंगे आपके अंदर गुण दोष क्या है। ये तीन होने पर अब हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि अगर हमको किसी ने कुछ सही उपदेश दिया है, अगर मेरे माता पिता ने कहा वर्कआउट करो, तो मुझे क्या करना चाहिए? करना चाहिए। अगर मुझे किसी ने बताया है कि मेरे अंदर ये वीकनेसेस है, कुछ वीकनेसेस फिजिकल प्लेटफॉर्म पर होती है, कुछ वीकनेसेस मेंटल प्लेटफॉर्म पर होती है, कुछ शरीर की दुर्बलताएं होती है, जैसे लेजीनेस, फिजिकल वर्कआउट ना करना, ये मेरी शरीर की दुर्बलता है। लेकिन शरीर की दुर्बलता कम होती है, मानसिक दुर्बलता ज्यादा होती है। तो अगर मुझे किसी मेंटर ने बता दिया है, मेरे न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस ने बता दिया है, मेरे माइंडफुल रिकलेक्शन ने बता दिया है कि मेरे ही वीक पॉइंट्स हैं, अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने माइंड को कैसे स्ट्रांग करूं, और जो उन्होंने मुझे वीकनेसेस बताई उसके ऊपर मैं वर्कआउट करूं। फिजिकल वर्कआउट एक होता है मेंटल लेवल पर वर्कआउट। तो ये जो भगवान के नामों का जप कर रहे हैं, या हम जो शास्त्र अध्ययन करते हैं, यहाँ पे लिखा है मैंने, अंडरस्टैंडिंग वर्क्स वीकनेसेस एंड वर्किंग अपॉन इट रिक्वायर्स स्ट्रेंथ। अपने वीकनेसेस से वर्कआउट करने के लिए क्या चाहिए? स्ट्रेंथ चाहिए, शक्ति चाहिए। शक्ति के
कई प्रकार की होती है। एक होती है फिजिकल स्ट्रेंथ, एक होती है मेंटल स्ट्रेंथ, एक होती है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। शक्ति चाहिए, और ये शक्ति आती है संग से, ये शक्ति आती है अध्ययन से, ये शक्ति आती है जप से। ये जो आध्यात्मिक जो कल्टीवेशन कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है? ताकि हम अपनी वीकनेसेस के ऊपर वर्कआउट कर सके, अपने अटैचमेंट्स और एवर्जन्स के ऊपर वर्कआउट कर सके, अपने स्ट्रेंथ को एनहेंस कर सके, अपने अपॉर्चुनिटीज को ओवरलुक कर, मतलब अपॉर्चुनिटीज को एक डायरेक्शन दे सके, और अपने क्या कहते हैं वीकनेसेस को ऊपर हम काम कर सके। सो दिस कम विद सीकिंग हेल्प फ्रॉम गॉड। सो हमारी होपलेसनेस सिचुएशन भगवान के सामने कैसी है? ऐसी है। कैसी है? ऐसी है। समझ रहे हैं? हमारे लिए जो होपलेसनेस की सिचुएशन है, हमारी जो वीकनेसेस है, लेकिन वो भगवान के सामने कैसी है? बिल्कुल ऐसी है। तो अगर कोई व्यक्ति अगर भगवान से मदद सीख करता है, तो वो अपनी वीकनेसेस पे क्या कर सकता है? मतलब विजय प्राप्त कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। रुक जाओ, क्वेश्चन अगर कोई हो तो जल्दी। क्या है तुमको? 2 मिनट का समय। क्वेश्चन किसी के पास है तो हम एंड करेंगे। क्लियर हो गया आज का जो हमारा डिस्कशन? क्लियर है? जब हमारा बॉडी में जाता है हमारा सोल को लेकर, तो उसमें अगर जो कुत्ते के पवित्र ये क्वालिटीज का है, तो वो उस बॉडी को लेगा, जैसे डॉग का बॉडी को लेगा, या फिर अलग ह्यूमन बॉडी को लेगा उस क्वालिटीज से? दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। आइदर हमको फिजिकली एक ऐसी बॉडी मिले, जैसे मान लीजिए किसी की चेतना डॉग की तरह है तो डॉग की बॉडी मिले, दिस इज वन संभव, दिस इज वन एट्रीब्यूट, ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है रहेगा तो आदमी के शरीर में, लेकिन हरकतें कुत्ते वाली करेगा, ये भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कितनी इंटेंसिटी का उसका इंप्रेशन है। दोनों चीज संभव है, दोनों होते हैं ना संसार में जीव। एक कुत्ता होता है, कुत्ते से आदमी होता है। ऐसा क्वेश्चन इसलिए मेरे मन में आया, बिकॉज कहा जाता है कि ह्यूमन बॉडी काफी टाइम के बाद किसी को 84 लाख फॉर्चुनेट होता है। यस, ठीक है। कुछ कहना चाहते हैं? जो आसक्त होते हैं, तो किसी को सोना पसंद है, वो प्रीवियस लाइफ से आया, तो निग्रह किम करी थी, करी क्या सकते हैं? अब कर ही क्या सकते हैं? तो वो सिचुएशन अगले जन्म को लिंक है कि फिर से और अगर निग्रह नहीं करोगे, इस जन्म में भी ज्यादा सोओगे, तो भगवान बोलेगा कि भैया तुम मनुष्य शरीर पाया क्यों? सोने के लिए पाया था, तो बेटर तुम भालू ही बनो। पुनर्मुषिका भव, पुनर्भालु भव। समझे? पहले भालू थे, सोने की आदत थी, भगवान ने दया करके, प्रकृति ने दया करके मनुष्य शरीर दे दिया। तुम समझ भी गए कि मेरी ये आदत है, लेकिन उसके ऊपर होमवर्क नहीं करोगे, तो प्रकृति क्या बोलेगी? नलायक है, उसको वापस भेजो। एक अभी मैंने कल एक वीडियो शेयर करा था, किसी तुमको भेजा था ना, एक पुलिस अधिकारी था और वो कुछ गलत काम किया, उच्च अधिकारी था, उसको वापस से कांस्टेबल बना दिया। तो वो डेवलप करके, इवॉल्व करके पहुंचा था अधिकारी की पोजीशन पर वहां पे वो सस्टेन नहीं कर पाया। तो उसको क्या किया गया? सिस्टम ने क्या किया? उसको वापस से कांस्टेबल बना दिया। तो आप पहले भालू थे, भालू के इंप्रेशन इस जीवन में लेकर के आ रहे हैं, लेकिन आपको समझ भी आ रहा है कि भाई मनुष्य शरीर मिल गया, लेकिन मैं जिंदगी तो भालू जैसे काट रहा हूं, और सुधार करने के लिए कोई प्रयास नहीं करे। थोड़ा प्रयास भी करते तो प्रकृति मदद करती, भगवान मदद करते, लेकिन बिल्कुल प्रयास नहीं करेंगे तो क्या बोलेगी प्रकृति? इसकी तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है मनुष्य रहने में, बेटर बना दो उसको वापस भालू। तो पुनर्भालु भव। अब आप बोलोगे प्रभु जी, जब तक आपने लेक्चर नहीं सुना था तब तक कोई बात नहीं थी, वो पता ही नहीं था, अब तो पता चल गया। अब अगर नहीं करोगे तो पुनर्भालु भव। एक खत्म कर दें। हाँ, वो एक मतलब हम कंटिन्यू करें, पर हम मन में सोचे कि हम एक बहुत बड़ा इंसान बन जाए, बहुत पैसा
कोई चांस है क्या? उद्यमेन सिद्ध्यन्ति, बोलो, कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। सोते हुए शेर के मुंह में हिरण प्रवेश नहीं करता। उद्यमी सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ। कोई व्यक्ति बोले कि भाई मुझे मेरा स्वॉट एनालिसिस मैंने कर लिया है, मुझे स्ट्रेंथ पता चल गई, मुझे वीकनेस पता चल गई है, भैया तो स्ट्रेंथ को ग्रैब करना, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना और वीकनेस को वर्कआउट करने के लिए उद्यम करना पड़ेगा। ना मनोरथ ही, केवल मानसिक चिंतन करने से कार्य नहीं होगा। ठीक है, ये आप कुछ कह रहे थे लास्ट। क्वेश्चन ये था कि जब सोल ट्रैवल कर रहा है दूसरे ह्यूमन में, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में उसके अंदर प्रवेश कर रहा है, जब उसका जैसे बर्थ का सिचुएशन, ये मैं बता देता हूँ श्लोक, हाँ मैं आपको श्लोक मैं बता दे रहा हूँ। उनका क्वेश्चन है किस मोमेंट में सोल प्रवेश करता है। सॉरी, किस मोमेंट में सोल प्रवेश करता है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने लिखा है। मेरे साथ साथ बोलिएगा। कर्मणा दैव श्री भगवान उवाच, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपत्तये स्त्रियः प्रविष्ट उदरम पुंसो रेतः कणाश्रयः। कब एंटर करता है? अंडर द सुपरविजन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड and according to the result of his work, not just thought, according to the result of his work, the living entity, the soul, is made to enter the womb of a woman through a particle of male semen to assume a particular type of body. कब करता है? जिसको हम कहते हैं ना कि ओवम फर्टिलाइज हो रहा है। फर्टिलाइज केवल तभी होता है जब उसमें सोल एंटर करता है। अगर सोल एंटर नहीं करता तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ये तो गीता में कहा गया, पर गीता में कहा हुआ है। ये हमारा साइंस इतने पहले डेवलप था कि हमें ये चीज पता था कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में बर्थ हो रहा है। और ये चीज साइंस अभी रिसेंट डेवलप किया है, कुछ 500-600 इयर्स पहले की ओवम होता है, बॉडी में एंटर करता है। एक उपनिषद है, इसका नाम है गर्भोपनिषद, जहाँ पे पूरा एंटायर एम्ब्रियोलॉजी बताया गया, ये पूरे चैप्टर में बताया गया है। तो हमारा ये सब नॉलेज इतना पुराना है जो कि आज मॉडर्न नॉलेज हम सोचते हैं कि ये ज़्यादा अच्छा है। सोचते हैं। देखिए क्या लिखा है। ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स द सोल इज ट्रांसफर्ड टू द सीमेन ऑफ द फादर इनटू द मदर्स वूम इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉडी। दिस प्रोसेस is applicable to all embodied living entities. ये सबके लिए लागू होता है। कब कब जन्म होता है, कब आत्मा प्रवेश करती है? जब पुरुष और स्त्री का मिलन होता है तभी प्रवेश करती है, ना कि जब बच्चा पैदा हो रहा होता है। इनफैक्ट इमीडिएटली क्या होता है, यहाँ पे नेक्स्ट पूरा चैप्टर आप पढ़ सकते हैं कि पहले दिन क्या होता है, फर्स्ट नाइट में क्या होता है, सेकंड नाइट में क्या होता है, फिफ्थ नाइट में क्या होता है, 10th नाइट में क्या होता है, कैसे कैसे एंटायर बॉडी डेवलप करती है, हार्ट कब बनता है, हेड कब बनता है, हैंड्स एंड लेग्स कब बनते हैं, स्किन कब डेवलप होती है, पूरा चैप्टर बताया गया है। ठीक है, हरे कृष्ण। मैं लिंक समझा पाया ना, मैं क्यों ये पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा था, है ना? ये सब बताना क्यों पड़ा, ताकि हम लोग ये ना समझें कि एवरीथिंग इज बाय एक्सीडेंट। ठीक है, मेरे को नेक्स्ट प्रोग्राम में जाना है। हरे कृष्णा, सुप्रभात की जय।